दुनिया की आबादी का 1.5% लोग बिटकॉइन नेटवर्क यूज़ करते हैं। आप खुद एक एथिकल हैकर हैं। हम इस डिजिटल दौर में कितनी प्राइवेसी हमारी प्रोटेक्टेड है? टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो। अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने इंटेल या डेल के साथ ये डील की हुई थी कि आप जो भी सिस्टम्स बनाएंगे उसमें बैकडोर्स हों। जैसे पुराने दौर में होते थे ना, लोग सोना अपने घरों में रखते थे। जो उधर अटैक्स पॉसिबल थे ना कि यार चोर घुस के सोना चोरी कर लेंगे, आपको मार देंगे, ये करेंगे, सेम बिटकॉइन के साथ भी है। अच्छा भाई, पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट कितनी बड़ी है, क्या फिगर है? पाकिस्तान दुनिया में टॉप 7 पर है। अच्छा मौसम भाई, प्रॉक्सीज के साथ साथ जो नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिस तरह हम यहाँ पे वो कहते हैं कि डॉलर के पैकेट भिजवा दिए जाते हैं बाहर, तो ये क्रिप्टो आने के बाद ये ज़्यादा काम आसान नहीं हो गया? अगर आप क्रिप्टो के यूजुअल हैक्स की बात करें तो हम हर साल रफली कुछ 4-5 बिलियन डॉलर तो लूज करते हैं। तो रिसेंटली रिकवर किया 5.5 बिलियन डॉलर वर्थ किसी बंदे के वॉलेट में पड़े हुए थे और वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो पुलिस पहुंची और वहाँ से रिकवर करी। आपके वॉलेट से पैसे निकल गए ना, रिकवरी नहीं है अनलेस वो बंदा आप ढूंढ के लॉ इन्फोर्समेंट या कोई और चैनल यूज करके वो आपको वापस ना कर दे। देयर इज नो रिकवरी। पाकिस्तान में एक स्टार्टअप था जिसका इन्वेस्टर लूना में इन्वेस्टेड था। लूना क्रैश किया, 48 बिलियन डॉलर में उसका पैसा भी गया, तो उस स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट रुक गई और वो स्टार्टअप फिर खत्म हो गया। चला पाकिस्तान में डब्बा ग्रुप कहते हैं ना, वो जो स्कैमर्स होते हैं, कॉल सेंटर वाला स्कैम। कॉल सेंटर का। तो उसमें से एक ग्रुप था, लोगों से बस सिर्फ ये कहता था कि XYZ एक्सचेंज में पैसा डिपॉजिट करवा दो। उन्होंने पाकिस्तान से रफली 1 साल में सिर्फ एक एक्सचेंज ने, वो जो एक डब्बा ग्रुप है, 1.5 बिलियन डॉलर निकाला है। मेरे अब्बू से बाइक चोरी होगी, घर के बाहर खड़ी, तो शाम को ना एक बंदे की कॉल आती है कि मैं आपकी बाइक, जो चोर है ना वो मैं हूँ, तो अगर आपको बाइक लेनी है तो मुझे 20,000 रुपये दे दें। चले इंडिविजुअल के साथ फिशिंग होती समझ में आता है कि एक विक्टिम है, यहाँ पूरे एक्सचेंजेस हारे हो जाते हैं एग्री इन्फिनिटी को। अब उनके जो जिनके पैसे वहाँ पे पड़े हुए थे उनका क्या होगा? खत्म, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो कल को ये बाइनेंस के साथ भी हो सकता है। अस्सलाम मौसम भाई, कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भाई, क्रिप्टो की दुनिया में आप माशाल्लाह नाम बना रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी आप हैंडल कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त यूथ है वो क्रिप्टो के पीछे भाग रही है विदाउट नोइंग व्हाट्स द रियलिटी इज़। लॉजिक क्या है उसके पीछे, मेथड क्या है उसके पीछे, रियलिटी क्या है। हर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है, हर कोई क्रिप्टो बाय करना चाह रहा है, लोगों को पता नहीं है। तो क्रिप्टो है क्या, पहले तो ये बताएं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी ना एक मुतवाज़ी निज़ाम है जो हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके पैरेलल में एक निज़ाम काम कर ठीक रहा है, है। डिसेंट्रलाइज्ड है वो। बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। हम्म। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब ये है कि उसको गवर्न करने के लिए आपके पास कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है। ओके। अमूमन किसी भी मुल्क की करेंसी को गवर्न करने के लिए उसकी लोकल अथॉरिटीज़ होती है, लाइक फेडरल बैंक होता है। हाँ, वर्ल्ड बैंक हो गया या पाकिस्तान के अपने लोकल हम्म। बैंक्स वगैरह हो गए। अब चूंकि ये एक फेडरेटिव ट्रस्ट पर चलता है और यूजुअली उनकी इंफॉर्मेशन ओपेक होती है, हम्म। इन सेंस कि आप पैसा प्रिंट कब करते हैं और किस मद में करते हैं, ओके। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अगर उनकी कोई भी इनकॉम्पिटेंसी सामने आती है तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में जाते हो, ठीक है, जैसे कि हमने 2008 में भी देखा था फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह। रिसेशन आते हैं। बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन की मतलब बिटकॉइन के नाम से शुरू हुई थी, वो एक्चुअल में आप कहने एक साइफर पंक नैरेटिव था कि हम लोग मनी से या गवर्नमेंट बैक मनी से आज़ाद होना चाहते हैं। सो ओके, क्रिप्टो एक्चुअली, क्रिप्टो का मतलब बगावत ही एक। बगावत ही है। क्रिप्टो ओके। का मतलब फ्रीडम है। तभी आप देखेंगे कि आपकी यूथ ज़्यादा इन्वेस्टेड है। रीज़न बीइंग यूथ अमूमन एक्सप्लोर कर रही होती है ना कि हम्म। अल्टरनेट सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसको करंट सिस्टम सेंस नहीं बना रहा। तो क्रिप्टो उनके पास अ, वो जगह है जहाँ पर वो अपने आप को ढूँढ लेते हैं। तो ओके। मैं खुद भी क्रिप्टो में इसलिए आया था क्योंकि जो निज़ाम जिनसे मुझे फ़र्ज़ करो समझ नहीं आते, कि हमने किताबों में कुछ और पढ़ा, प्रैक्टिकल कुछ और देख रहे हैं। हम्म। तो क्रिप्टो करेंसी चूँकि एक मतलब कि आपको लिबरेट करती है, तो उस सेंस में ना जो सिस्टम मुझे समझ में आता है वो मैं बना लेता हूँ। तो हम ओके। लोग ना डिफरेंट इकोनॉमीज़ भी डिज़ाइन करते हैं। सपोज़िटली हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोई मेटावर्स एग्ज़िस्ट करती हो जिसमें ई-कॉमर्स के रूल्स इस तरह से होने चाहिए। हम्म। तो हम खुद पूरी इकोनॉमी सिमुलेट करते हैं, उसको रियल वर्ल्ड के साथ गैप में मैप करते हैं और हम एक आइडियल सिनेरियो की तरफ मूव करना बट शुरू यहाँ पे स्कैम होने के चांसेस भी तो बहुत ज़्यादा है ना, करते हैं। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि मॉनेटरी कोई अथॉरिटी नहीं है जो वहाँ उसको मॉनिटर कर रही हो, कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक ब्लॉकचेन पे चल रही है, लेकिन अगेन हमने चले बिटकॉइन हो गया या इथेरियम हो गया, जिनकी ब्लॉकचेन थोड़ी सी ऑथेंटिक हैं, या क्योंकि इतने उनके यूजर्स जी, बन जी। चुके हैं कि एक ब्लॉकचेन अच्छी बनी हुई है। बहुत सारे मीम कॉइन्स ऐसे आए थे हुँ। कि जो आए तो इसी मद में थे कि वो क्रिप्टो होंगे, लेकिन वो लोगों का पैसा खा के भाग गए। अच्छा, इस तरह से है कि क्रिप्टो करेंसी इनिशियली जब वजूद में आई थी तो वो एक प्रॉपर नैरेटिव लेकर आई थी कि हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो हम बैंक ऑफ पीपल बनाना चाह रहे हैं कि लोग खुद ही अपना बैंक वगैरह बनाएं। ये बिल्कुल सही नैरेटिव था।
बाद में चूंकि इनोवेटिव फील्ड थी, लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या वर्क करता है क्या नहीं करता, हम्म और जानने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप अपना आइडिया दुनिया के सामने दें, दुनिया या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ओके अब चूंकि दुनिया के अंदर ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, खासकर हम्म लोगों के अंदर, कि फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, तो हम्म लोगों ने उसको फिर एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि आप हर नई चीज़ के पीछे लोग चले जाते थे हम्म कि ये नया सिस्टम है, मे बी इस निज़ाम में कुछ हो, उस वजह से स्कैम्स होना शुरू हो गए। ओके गवर्नमेंट इसके लिए ये कर रही हैं अभी कि वो ना अथॉरिटीज़ बना रही हैं कि क्रिप्टो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, हम्म तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास इस तरह के कोई रेगुलेटर्स या बॉडीज़ होनी चाहिए जो इसको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रही हों और हम्म इस तरह के स्कैम्स ना होने दें। अगर आप क्रिप्टो के वैसे मतलब ब्रीफ हिस्ट्री में देखें ना, तो आपको ना 5-6 बबल्स नज़र आते हैं। 2017 में ICOs हुए थे, यस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स वगैरह। हम्म बहुत सारे लोगों ने प्रोमिस किए कि हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम्म उसके शेयर्स या स्टॉक्स आप हमसे ICO की फॉर्म में ले लें। ओके फिर उसके बाद आपके पास डीफाई समर आया, हम इसको यूजुअली फ्रूट स्वैप भी कहते हैं। वो डीफाई समर ऐसा था कि क्रिप्टो या डीफाई एक्सचेंजेस का वजूद बनना शुरू हुआ। पहले ठीक है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होती थी, ठीक है तो उस दौर में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बनना शुरू हुई। अब चूंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर ना प्रॉपर एक वो होती है, एक लिस्टिंग के लिए आपको प्रीरेक्स पूरे करने होते हैं ओके कि XYZ एसेट आप कोलैटरल के तौर पर डिपॉजिट करें, आप अपनी आइडेंटिटीज रिवील करें, XYZ। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के केस में कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आप नहीं है, अनोनिमस बन के भी कर आप सकते हैं एनोनिमस बन के कर तो सकते हैं। वहाँ से तो डार्क वेब डीप वेब वहाँ की भी फंडिंग हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है उससे तो बिल्कुल होती है। हम्म ब्लॉकचेन नेटवर्क्स चूंकि अपने आप को खासकर इथेरियम या बिटकॉइन अपने आप का प्लेस इस तरह से करते हैं कि हम लोग क्रेडिबल न्यूट्रल नेटवर्क है, जिसका मतलब ये है कि हम कोई पॉलिटिकल साइड नहीं ले सकते, एज ए जो यूज़ करना कर लें जो हम यूज़ करना चाहते हैं कर ले। ओके तो गवर्नमेंट्स ने अगर एक ए पॉलिटिकल सिस्टम को हम्म जेपरडाइज करना है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हर गवर्नमेंट अपने रूल्स खुद बनाएगी। अब ओके उसका नुकसान ये होगा कि शायद इंटरऑपरेबल ना रहे, ओके यानी कि अगर एक गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्ट करने के लिए फ़र्ज़ करो KYC या इस घूम फिर के मौसम पे फिर वही ना ये भी सेंट्रलाइज ही हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर वो जो बगावत थी वो कहाँ गई हाँ, अब उसके केस में ऐसा है कि दुनिया में ना शायद ये तारीख़ गवाह रही है कि साइफ़र पंक नैरेटिव किसी न किसी फ़ॉर्म में एग्ज़िस्ट करता रह गया है। ओके अगर आज ये वाला नैरेटिव है कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर लेगी, हम्म तो अगर आप रिसेंटली जब डेव कनेक्ट हुआ ग़ालिबन मेरे ख़्याल में अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसमें जो सबसे बड़ी थीम थी वो थी प्राइवेसी, ओके कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन की दुनिया में जहाँ पे गवर्नमेंट हर तरह के कंट्रोल्स लगा सकती है, तो हम हम्म प्राइवेट कैसे रह सकते हैं? हम्म तो अगर आप उसके नतीजे में देखिए, मोनेरो एक करेंसी है, ओके जिसमें ये नहीं पता चल सकता कि आपने कितनी अमाउंट किसको ट्रांसफ़र किया और कौन है आप। टोटल प्राइवेट है, आप किसी तरह से उसे डिसाइफ़र नहीं कर सकते। ज़ी कैश है, ज़ीरो नॉलेज कैश है। तो ये तो ज़्यादा रिस्की हैं कि अगर इसमें कुछ लोग ऐसे कि देखो, हर कोई तो शरीफ इंसान नहीं है ना दुनिया में बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं जी, ऐसी है। तो इसमें तो फाइनेंशियल टेररिज्म भी हो सकता है बिल्कुल। इसमें तो आप जो ऐसे बैंड आउटफिट्स हैं हुँ, जिनके अकाउंट सीज हैं आप उनको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसकी मद में बिल्कुल ही ऐसा है। अब जब आप फेयरनेस की बात करते हैं ना, हाँ सैंक्शन या ट्रांज़ैक्शंस के केस में या पॉलिसी मेकिंग के केस हम्म में, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि पॉलिसी मेकर्स के ऊपर कितना ट्रस्ट है? लेट्स से दैट आज जिस चीज़ को आप मतलब कि फाइनेंशियल टेररिज्म कह रहे हैं, मैं हम्म यूएस की एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ और अफ़गानिस्तान वाला मुद्दा ले लें। हम्म कल को आपके लिए वो टेररिस्ट में भी ना हो। हम्म ऐसे ही वो जब पॉलिसी चूँकि सिस्टम आपके जो ये एंटी टेररिज्म वाला है ना, हम्म ये इसके रूल्स ही चेंज होते रहते हैं, तो चेंजिंग मतलब जब आपका कोई मुद्दा ही नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप किसी असूल पे ही नहीं खड़े हो रहे, ठीक है तो उसके केस में गवर्नमेंट्स या कोई भी एजेंसीज़ ये हम्म क्लेम कर नहीं सकती कि हम लोग स्पेसिफिकली किसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है हाँ, वक़्ती तौर पर अगर कर भी रहे हैं, तो इसका तरीकाकार गवर्नमेंट्स के पास ये है कि ना आप एग्ज़िट नोड्स पर लोगों को सेंसर करना शुरू करते हैं। ओके मतलब जब आप ब्लॉकचेन नेटवर्क से एग्ज़िट ले रहे होंगे हम्म या ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जा रहे होंगे, हम्म तो उस वक़्त अमूमन क्या हो सकता है कि अवाम या गवर्नमेंट अपने वो जो भी कंट्रोल्स हैं, जो भी मैयर्स है, वो ले सकती है। वैसे ट्रांजैक्शंस पे नज़र ना रखें एंट्री एग्जिट पे रखें हाँ, अगर क्योंकि फ़र्ज़ करिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है ना, हम्म ख़ास करके प्राइवेसी प्रिज़र्विंग हम्म टेक्नोलॉजीज़, उसके केस में कि गवर्नमेंट के पास वो टूल्स ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि हम्म मैथमेटिकली टेक्नोलॉजी अपने आप को हाइड कर रही है। हम्म मतलब आपके पास मैथमेटिकल गारंटीज़ है, कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप उसको पकड़ लें। अनलेस आप उसको किसी साइड चैनल से ना पकड़ें। साइड चैनल का मतलब ये होता है कि जैसे आप जब ट्रांज़ैक्शन करते हैं ना ब्लॉकचेन नेटवर्क पर, उसमें तो नहीं पता होता कि कौन बंदा कितनी अमाउंट कर रहा है, इन केस हम्म ऑफ मोनेरो की मैं बात कर रहा हूँ या हम्म ज़ी कैश की। लेकिन उसमें एक तरीका ये किया जा सकता है कि आपकी आईपी ट्रेस कर ली जाए, ओके आपने कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ किए हैं, तो हम्म इन साइड चैनल से आप शायद डीमिस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि कौन। आधे लोग तो वीपीएन यूज़ करते हैं उसका क्या करेंगे हाँ, लेकिन वीपीएन कंपनीज़ के पास रिकॉर्ड होता है। हम्म वीपीएन जिस तरीके से काम ओके करते हैं, उनके पास होता है रिकॉर्ड ये। ठीक है
कि एंट्री मतलब किस आईपी से आ रहा था और हमने मास्क कैसे की वो आईपी। ठीक है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज उन वीपीएन सर्वर्स को जैसे आप कॉल सेंटर से डेटा निकलवा जी। लेते हैं, तो वो वीपीएन से भी डेटा निकलवा सकती है हम्म। कि कौन है। ये एक्चुअल में गवर्नमेंट एजेंसीज इन टूल्स को यूज़ करती हैं जब खास करके हैक्स हो जाते हैं। ओके। अगर आप क्रिप्टो का यूजुअल हैक्स की बात करें तो हम हर साल रफली कुछ 4-5 बिलियन डॉलर तो लूज़ करते हैं। यस। इवन दो जितनी मर्ज़ी अभी रिसेंटली एक होता हो पूरा जो जी बिल्कुल, एक्सचेंज हैक हो गया था। हाँ, बैंकर का हुआ हम्म। 120 मिलियन डॉलर्स का। उफ। और अब उसका तरीक़ेकार गवर्नमेंट के पास जो टूल्स हैं ना, हम्म। वो 2 हैं। एक कि जो भी आपके पास व्हाइट हैट हैकर्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम्म। उनको ना एक लीगल सेफ रूट मिलना चाहिए हम्म। कि हम लोग अगर किसी चोर के पीछे जा भी रहे हैं, हम्म। तो उसको अगर पकड़ कर लाने के लिए अगर हमें कोई आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, यानी कि कोई गलत तरीका इख्तियार करना पड़ता है, लेट्स से दैट थोड़ा सा अनएथिकल होना पड़ा। अनएथिकल हो जाता है, तो हमें एक सेफ राउट होना चाहिए। ओके। तो उसके लिए एक फर्म है सील के नाम से, ओके। तो उन्होंने ये सेफ हार्बर ओवरऑल पूरी दुनिया में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज अलाउ कर रहे हैं और कुछ में नहीं है बहरहाल, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है। फिर आप ये टूल्स यूज़ करके उनको पकड़ते हैं, जैसे कि बैलेंसर या सॉरी बैंकर वाला हो गया, या इवन के जब टेरा लूना भी क्रैश हुआ था, तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे जिन्होंने एक्चुअल में उसके हैक्स बताया कि इसको अगर मार्केट मैनिपुलेट की भी गई है, तो कौन-कौन से इंडिविजुअल्स या पार्टीज़ या इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व थे। ओके। अच्छा भाई, आप खुद भी एथिकल हैकर हैं। आपने अभी तक जितना हमें क्रिप्टो के बारे में बताया गया कि उसका बुनियादी जो पॉइंट है वो है प्राइवेसी, जी। कि दुनिया के सामने ना आए कि आप कितनी ट्रांजैक्शन करें, क्या नहीं करें। आप खुद एक एथिकल हैकर हैं। हम कितने प्राइवेट हैं इस दुनिया में, इस डिजिटल दौर में कितनी प्राइवेसी हमारी प्रोटेक्टेड है? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो। तो फिर क्या फ़ायदा ज़ीरो क्रिप्टो का? प्राइवेसी। हम लोगों ने ना सिस्टम्स ना कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, तो हमें लगता है कि चूंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम खुद नहीं प्रोसेस करते ना, ठीक तो है। हमें लगता है कोई भी इंटरेस्टेड भी नहीं होगा हमको प्रोसेस नहीं, करने वेले में। लोग बहुत है दुनिया में। एग्जैक्टली। आपको पास बहुत सारे तो सिर्फ सोशियोपैथ्स मिल जाएंगे जो यस। इन टूल्स को यूज़ करते हैं। यस। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए सर्वेलेंस के नाम पर बहुत सारे टूल्स इन्वेंट करते हैं। मतलब कि ये कोई कॉन्स्पिरेसीज नहीं है। फर्स्ट करो कि अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने इंटेल या डेल के साथ ये डील की हुई थी कि आप जो भी सिस्टम्स बनाएंगे उसमें बैकडोर्स हों, यस। ताकि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। अगर कोई वाकई अच्छा काम कर रहा है वो है एप्पल, कि एप्पल की जो सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट से आज़ाद की हुई है उन्होंने, कि अगर गवर्नमेंट्स भी हमसे कहेंगी कि सिक्योरिटी ब्रेक करो तो हम नहीं करेंगे। उसके दो तरीके हैं, एक तो उन्होंने वैसे ही जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया वो अनब्रेकेबल है, इनक्रिप्टेड है पूरी। हाँ, करना भी चाहें तब भी नहीं हो पाएगी। दूसरा ये है कि अगर फर्स्ट उन्होंने कुछ बैकडोर्स छोड़े भी हुए हैं तब भी वो लोग गवर्नमेंट के साथ तो काम नहीं बट करते। एप्पल का ही अगर आप किस्सा सुने तो फिर जो फैपनिंग हुआ था, आई गेस 2017 में हुआ था, 16 में हुआ था, जो पूरा एप्पल का क्लाउड हैक हो गया जी था। जी बिल्कुल, जो सेलिब्रिटीज की सोशल वो तो मीडिया पे वो पूरी दुनिया का तकरीबन बिल्कुल। सेलिब्रिटीज का सिर्फ सामने आया था, बहुत सारे लोग थे उसमें। हाँ बिल्कुल। तो वो भी तो एप्पल की सर्वर से हुआ था ना। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, बट आई गेस कि वो फिशिंग अटैक्स थे यूजर्स पर, यानी कि यूजर्स पर थे वो। हाँ यूजर्स पर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसकी नहीं, डिटेल्स। क्योंकि जब जो न्यूज़ आई थी उसमें ये था कि एप्पल का ही क्लाउड पूरा हैक हुआ था। खुद भी मुझे ये नहीं पता, मुझे पढ़ना होगा ये। Okay. हाँ, मतलब कि वरना मतलब कि अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से ले लूँ कि बावजूद इसके कि आप जितने सिक्योरिटी मेजर्स ले लें, देयर इज कहीं अ ना कहीं पॉसिबिलिटी लूपहोल होता है। सर, ऐसे ही है। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि हम लोग ना एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जो फाइबर केबल्स के अंदर से डेटा चोरी कर लेते, फिजिकल डेटा। ओह। बिल्कुल, मतलब कि आप उसकी एग्जांपल ऐसे नहीं, जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके सिग्नल्स हवा में है, तो मैं अभी कोई भी एक रिसीवर स्पिन अप करूं तो मैं आपकी सारी ट्रैफिक देख सकता हूं पूरी, कि आप क्या कर रहे हैं। दो वो ट्रैफिक इनक्रिप्टेड है, लेकिन उसमें कुछ डेटा होता है जो इनक्रिप्टेड नहीं होता, तो मैं उससे अंदाजा लगा सकता हूँ, इन्फर कर सकता हूँ कि आप यूट्यूब पर जा रहे हैं, आप ट्विटर पर जा रहे हैं, आप ये यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। अब फाइबर केबल्स और मुश्किल है क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर होती हैं और डेटा भी इनक्रिप्टेड है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इनक्रिप्टेड डेटा में इंटरेस्टेड कौन है। अब इंटरनेट जब वजूद में आया ना, तो हम सबको पता था कि इंटरनेट ना हमेशा एडवर्सेरियल इन्वायरमेंट में रहेगा। ओके। ये जो इंटरनेट के बानी थे उनको भी पता था, क्योंकि पब्लिक लोग हैं, हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा और लोग इसको अटैक भी करेंगे, तो उन्होंने बिल्ट इन सिक्योरिटी डालना शुरू कर दी। तो अब जब हम फिजिकल, बेशक आपके ये सिग्नल्स हो जाएंगे, फिजिकल तारे होंगे, डेटा तो उस पर ट्रैवल कर रहा होता है, तो लोग उसके ऊपर हुक कर देते हैं, कुंडा डालते हैं और वो डेटा ले लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनक्रिप्टेड डेटा क्या करेंगे, पढ़ तो सकते नहीं है वो, लेकिन हमें ये पता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग में ही सर आपके सारे पासवर्ड अब हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो हमें पता है कि ये कुछ 5-10 सालों की गेम है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर्स ना
एटलीस्ट पब्लिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक को प्रोसेस। हाँ आ जाएंगे 5, सही कह रहे हैं, 10 तो खैर बहुत दूर है, 5 में आ जाएगा। हाँ, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक सपोजिटली हम्म, आप एक गवर्नमेंट एजेंसी हैं, हम्म, आप बहुत सेंसिटिव प्लान्स पर काम कर रहे हम्म, हैं। आप सी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट है जो सीपैक पर काम कर रही है, हम्म, 50-60 साल का प्लान बना रही है। हम्म, उस बजटिंग है, फाइनेंसिंग है, बहुत कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। हम्म, माना कि वो इनक्रिप्टेड प्लान्स हैं, हम्म, लेकिन अगर मैं आज वो इनक्रिप्टेड प्लान निकाल लूँ हम्म, और 5-6 साल बाद जब मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग अलाउ करे, मैं हम्म, उसको डिक्रिप्ट करूँ, तो आपकी हम्म। पूरी प्लानिंग सारा कुछ खत्म। आई गेस ह्यूमैनिटी के लिए ना एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग भी है और ख़तरा भी है। एआई के बाद आई गेस क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। हुँ, और मैंने देखा था कि इस वक्त अगर दुनिया के तमाम सुपर कंप्यूटर्स को मिलाकर उन्होंने एक वो जो मैथ इक्वेशन सॉल्व जी, करने के जी, लिए जी, किया था, जी, तो जी। उसको आई गेस कितने साल लगने का उन्होंने कहा था कि पता नहीं कितने सेप्टिलियन ईयर्स बिल्कुल, लगेंगे बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए, हुँ, और वही क्वांटम कंप्यूटर ने कोई 7 मिनट में सॉल्व कर दी थी। बिल्कुल सर ऐसे ही है। तो पूरी जो क्रिप्टोग्राफी है ना, हम इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी को डिस्क्रीट लॉग टाइम हार्डनेस, या दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू उर्दू में इसका मतलब ये है कि ये क्रिप्टोग्राफी में आप एक कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, हम्म, एक तरफ से जा सकते हैं लेकिन उधर से वापस नहीं आ सकते। यानी कि ओके, कोई ब्लैक बॉक्स है, उसमें आप कोई भी इनपुट देंगे, हम्म, वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, उस आउटपुट से आप गेस नहीं कर सकते कि इनपुट क्या है। ओके, और वो जो गेस ना कर सकने की प्रॉपर्टी है ना, वो प्योरली बाउंडेड बाय कंप्यूटेशन है। ओके, यानी कि पूरी क्रिप्टोग्राफी में हम ये आर्ग्यू करते हैं कि ये इन्वर्स प्रोसेस करने के लिए आपको ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। ओके, तो क्रिप्टोग्राफी की बुनियाद ही यही है कि कंप्यूटेशन हम्म। चूंकि बाउंडेड है, इसलिए ये वर्क कर रहा है। जब आप अनबाउंडेड कंप्यूटेशन लेकर आएंगे तो ये पूरी क्रिप्टोग्राफी टूट जाएगी। तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसी सेफ है इन फ्यूचर? हाँ, बताया कि चूंकि क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करती है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ओके, आपको नोड्स चाहिए या आपको बिजली चाहिए या इस हम्म, तरह वाली चीज़ें चाहिए। हम्म, तो अगर आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर की बात करते हैं, तो वो वैसे ही है जैसे बाकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी फैसिलिटी है, हम्म, आपकी कोई डैम्स हैं या आपकी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो जितनी सेंसिटिव है, आप उसको उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेंगे। ओके। तो उसकी सिक्योरिटी टोटल डिपेंड करती है हम्म। कि आप इसको कितना वैल्यूएबल ट्रीट कर रहे हैं। मैं जिस तरह हम क्रिप्टो को एज एन एसेट अब ट्रीट करने लग गए हैं, जिस तरह हमारे पास गोल्ड रहा है, सिल्वर रहा है, या हम इवन पैसों को भी, या हमारी ज़मीनें होती हैं, एसेट के तौर पर ट्रीट करते हैं, क्या क्रिप्टो को हम एसेट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं? डिपेंड्स। क्रिप्टो देखें, क्योंकि क्रिप्टो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब इसमें ना दो एंगल समझने की ज़रूरत है। क्रिप्टो करेंसी की पूरी जो ताकत है ना, हम्म, जो वो है उसके नेटवर्क में। जितने ज़्यादा लोग उसको मानेंगे, हम्म, उतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा। ओके, जब हम कहते हैं ना कि ब्लॉकचेन नेटवर्क सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हम्म, तो हम अंडरलाइंग असम्पशन ये ले रहे होते हैं कि चूंकि उसके मानने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, हम्म, तो निकाल देंगे। जैसे कि मैं अभी एक कॉइन बनाता हूँ ओके, और उस कॉइन को खरीदने वाला कोई नहीं है, या 5-6 लोग जो हम जहाँ हम्म, बैठे हुए हैं वो खरीद लेते हैं। हम्म, तो मेरी जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो डिराइव होती है उसके यूज़र से। 5-6 लोगों से। हाँ, आप सिर्फ 5-6 लोग हम्म, मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हम्म, हैं। जितने ज़्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे उतने हम्म, ज़्यादा होगी। अब बिटकॉइन के केस में रफ एस्टिमेट्स ये हैं कि दुनिया की आबादी का 1.5% लोग बिटकॉइन नेटवर्क यूज़ करते हैं, ओके, व्हिच इज़ रफली अबाउट 650 मिलियन यूज़र्स, ओके, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो जब आप ये पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी सेफ है, हम्म, आइडियलिस्टिक सिनेरियोज़ में कि लोग इसको मानने वाले अगर इसके ज़्यादा चलते रहें, हम्म, मानने वाले कम हो जाएँगे, ये बंद हो जाएगी, हम्म। तब ये हाँ सेफ है। वरना लोगों का ट्रस्ट टूटा तो भाई ये ख़त्म है। हाँ, इनकी इसकी मैथमेटिक्स में कोई मसला नहीं है। ओके, मसला ये है कि मैं जब साइड चैनल का ज़िक्र किया ना, तो अभी जब रिसेंटली सैलाब आ रहे थे हम्म, ना, तो हम लोग ने एक वैसी एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस कर रहे थे हम्म, कि अगर स्ट्रेटेजिकली इन सैलाबों का रुख हम फैसिलिटीज़ की तरफ कर दें जहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग हो रही है, तो क्या होगा? तो अब हमें बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज़ को हाइड्रो अटैक पावर मिल जाएगी आपको वहाँ एग्ज़ैक्ट पे। हाँ, मतलब बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिसमें उन फैसिलिटीज़ को या तो अटैक किया जा सकता है, हम्म, किसी भी तरीके से मिसाइल मार के आप अटैक कर दें। तो पूरा हम्म, जो वो फैसिलिटी है, वो नेटवर्क है, वो पूरी सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि फिजिकली वो कितना सिक्योर है। हम्म। मैथमेटिकली इट इज़ वेरी सिक्योर, वो अनब्रेकेबल है। बट आई गेस जो नंबर वाली बात आपने की है, रिसेंटली अमेरिका में एक सीन हुआ था, एक लड़की थी जो वायरल हुई थी, हक थुआ गर्ल के नाम से। हुँ, हुँ। हक थुआ गर्ल एक मीम थी, वो एक लड़की का स्ट्रीट पर इंटरव्यू था, वो लड़की इतनी वायरल हो गई कि वो एक सोशल मीडिया आइकॉन बन गई अमेरिका में। उसके बाद उन्होंने अपना क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया, ठीक है, काफ़ी लोग उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, और वो गायब हो गई। सही है। हाँ, ये रग पुल्स है। वो गायब हो गए, तो फिर जो इतने लोग जमा हुए, जितने लोगों का ट्रस्ट बना, हाँ। तो उनका ट्रस्ट तो फिर किसी काम नहीं आया। हाँ, अब उसके केस में देखिए ना, ये ऐसा नहीं है कि इसमें मैथमेटिकल गारंटीज़ ना थी। जब मैं साइड चैनल का ज़िक्र करता हूँ ना, हम्म,
तो उसमें हमेशा ये देखना होता है कि कॉइन जब बनाया था ना उसने हम्म किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से बनाया होगा, ओके वो बिल्कुल सेफ होगा। हम्म चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम होता है, हम्म तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो बैक डोर्स डाल सकते हैं उसमें। तो जो लोग नहीं पढ़ेंगे ओके वो प्रोग्राम या जिनको नहीं समझ में आएगा, हम्म तो आप वो बैक डोर इस्तेमाल करें और आप भाग जाएं। अब बैक डोर्स के तरीके ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली। अच्छा उसके बारे में जो जिन्होंने बाद में फोरेंसिक्स किया उस केस के, उन्होंने बताया कि भाई जो उसने नंबर ऑफ कॉइन्स जो मिंट मार्केट में किए। फेंके थे, उसने उसका एक बड़ा शेयर अपने पास रखा था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब लोगों को बेचा उसने, जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जब प्राइसेस ऊपर जाना शुरू किए, तो उसने जो उसके पास सारा था, वो जब वो डंप कर दिया। पीक पे चला गया तो उसने वो वहाँ डंप कर दिया, ट्रू। तो वहाँ पे वो क्रैश हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उसका मतलब तो कोई भी कॉइन वाला ही हरकत कर सकता है। हाँ, तो अब हम जब चूंकि एज एन ऑडिटर ये हम लोग इन अटैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो हम लोग ना हर कॉइन हो गया, यूजुअली कॉइन नहीं होते, वो हम्म पूरा कोई ना कोई एक सिस्टम होता है, ओके फाइनेंशियल सिस्टम। अगर उसमें कॉइन इन्वॉल्व भी हैं तो हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में ये बताते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या क्या रिस्क्स हो सकते हैं। ओके स्पेसिफिकली ये बताना है कि इसके ऊपर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कितना है। सही है। यानी कि कुछ आपके कॉइन्स है ना, तो हम उसमें ये बताते हैं कि क्या जो इसका ओनर है वो इन्फिनिटली मिंट कर सकता है, ये हम बताते हैं। ओके तो वो रिपोर्ट्स अगर लोग पढ़ लें, जो जिन जिन भी कॉइन्स में इंटरेस्टेड है, हमने नहीं की होंगी तो किसी और ऑडिटर ने की हुई होंगी, तो उनको शायद अंदाज़ा हो जाए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि यार इस कॉइन के पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यार मौसम भाई, अगर सोचें, अज्यूम करते हैं अगले कुछ दिनों में सतोशी नाकामोरो साहब आ जाते हैं बाहर, हाँ। ठीक है, उनके पास कितना उनके हाँ, बैकअप में रफली पड़ा हुआ मेरे है? ख्याल में अराउंड 40 to 30% उनके पास पड़ा हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल 5% ऑफ टोटल सप्लाई 5% है, मैंने आई अराउंड गेस। 30 to 40% सुना था। 5% भी अगर हो और वो 5% डंप कर देते हैं मार्केट हाँ, में खलबली मचाने के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए अब जो ये एसेट की प्राइसिंग ना 2 तरीके से होती है, या तो ओके कॉस्ट बेस्ड है, ओके जिसका मतलब ये है कि एक्चुअल उस एसेट को प्रोड्यूस करने के लिए आप कॉस्ट कितनी लगा रहे हो, यानी कि एक माइनिंग अमाउंट उसकी ज़्यादा माइनिंग लगा अमाउंट लो। है, तो वो रफली जो आजकल की बन रही है वो है कि $76,000 तकरीबन एक बिटकॉइन माइन करने में लग रहे हैं। ठीक है। अगर फर्ज करो वो आके डंप ही कर देते हैं ना, हम्म तो जिन लोगों ने माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ है ना, हम्म तो उनकी फेवर में ये बात नहीं है, ओके तो एक मिसट्रस्ट कम्युनिटी में फैल जाएगा। हम्म मेरे पास ना इससे एक मजेदार कॉन्स्पिरेसी है। लोग सतोशी नाकामोटो को ना बड़ा वो क्या कहते हैं, जनरस बंदा समझते हैं। मुझे लगता है कि उससे कीज ही गुम हो गई हैं। और इस शर्मिंदगी में वो लापता हुआ है। हाँ, वो मतलब रूपोश हो गया भाई, मैं दुनिया को क्या बताऊंगा, मैंने कॉइन बताया मुझे चाबी नहीं मिली। यार अच्छा आइडिया वैसे। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी कभार ये लगता है यार कि वैसे कंसर्न है ये, अगर अगर कल को मैं बाय करता हूँ बिटकॉइन और हाँ अगर मैं अपनी की भूल जाता हूँ तो क्या होगा? सर, कस्टडी इज अ कर्स। जब बिटकॉइन आया था ना, तो उसने जो लोगों को एक्चुअल में बेचा था वो ये था कि जैसे पुराने दौर में होते थे ना, लोग सोना अपने घरों में रखते थे, हम्म तो जो उधर अटैक्स पॉसिबल थे ना कि यार चोर घुस के सोना चोरी कर लेंगे, आपको मार देंगे, ये करेंगे, सेम बिटकॉइन के साथ भी है। ओके अब तो रेंच अटैक्स हैं, लोगों को पता है कि यार ये बंदा फलां बंदा है, तो इसके पास ना इतने बिटकॉइंस हैं, तो वो उसके सर पे या तो बंदूक रख देंगे कि आप अपनी कीज दे दो, हम पैसे निकालेंगे। ओके। क्योंकि बैंक्स में निकालते वक्त और जिस तरह ये कराची में एक दो इंसिडेंट्स भी हुए थे। सर बिल्कुल ऐसे ही है। अब बैंक्स में निकालने में मसला होना था, लेकिन ये आसान हो गया है। तो इसकी ना सिक्योरिटी का तरीका है, यूजुअली हम इसको कहते हैं मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स। ओके, लेजर्स जो होते हैं। आपके वॉलेट्स है ना, तो उसकी एक की नहीं बनाते, ओके उसकी 5-6 डिफरेंट कीज बनाते हैं। तो ओके। जब आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है तो आप उन 5-6 कीज को जोड़ के एक ट्रांजैक्शन और करते हो। कॉम्प्लेक्स कर दिया उस चीज़ को। हाँ, बाय द वे मतलब कि अगर आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में देखें तो हम्म वन क्लिक की होता है, हम्म लेकिन अंडरलाइंग वो आपकी एक डिवाइस पर नहीं होती, कि वो 5-6 डिफरेंट लोगों के डिवाइसेस पर होती है। ओके ये यूजुअली जिन लोगों के पास कुछ फंड्स होते हैं तो वो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि कल को अगर फ़र्ज़ करें आपको जाते हुए किसी ने किडनैप कर लिया, ये बल्कि एक्चुअल में हुआ है। मैं ये छोटा नंबर नहीं कोट करने का, ये बहुत बड़ा नंबर कोट है। क्या? एक्सी इन्फिनिटी, ओके आपको अगर याद हो, क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन वन ऑफ द बिगेस्ट हैक्स कंसिडर किया जाता है। $600 मिलियन सिर्फ इस वजह से ओह गए कि प्राइवेट की उसके ओनर की फिशिंग की वजह से लीक हो गई। कोई बंदा उनको जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया और उसने की चुरा ली। जॉब का इंटरव्यू देने और की चुरा ली, हाँ, किस तरह? मज़ेदार बात है। तो साइबर सिक्योरिटी को या ख़ासकर बिटकॉइन सॉरी ये ये हुआ क्या था, ये इंसिडेंट में सुनना अम, चाहूंगा, वो मतलब एक इंसान आपके पास आया और आपकी की चोरी करके चला हाँ, गया? वो इस तरह से था कि अभी आजकल ये हो रहा है कि जितने भी ये हैकर्स हैं ना, हम्म तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं ओके और उनकी कंपनी में जॉब के लिए ओके सपोज़िटली कि यार हम आपके पास ना जॉब करने के लिए आ रहे हैं। हम्म उसके लिए ना वो आपको एक सॉफ्टवेयर भेजते हैं कि यार ज़ूम में मीटिंग ले लो या किसी पे भी ले लो। हम्म उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना एनी डेस्क टाइप वाला माहौल है एग्ज़ैक्टली, कुछ। एग्ज़ैक्टली उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो मैलवेयर होता है। ओके, तो आपने बस वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उन्होंने की एक्सट्रैक्ट की और फिर आपके ही डिवाइस से वो एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका मतलब आप अपने डिवाइस में वो की रखे ना फिर? हाँ, अमूमन
हम लोग जो लोगों को सजेस्ट करते हैं, हम्म, जो कंसल्ट भी कर रहे होते हैं, तो उसमें ये बता रहे होते हैं कि आप ना 2-3 वॉलेट्स बनाएँ। आपका एक हॉट वॉलेट है जो डे टू डे ट्रांज़ैक्शन के लिए, उसमें बड़े छोटे से फंड्स हों। ठीक है। अगर आप हैक भी हो जाते हैं तो 1-2 हज़ार डॉलर जा रहे हैं, इससे ज़्यादा ना जाए, या हम्म, जो भी आपके डेली फंड्स हैं। हम्म, अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं तो आप एक कोल्ड वॉलेट बनाएँगे, जो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, लेजर होता यूएसबी है वो लेजर ऑफलाइन कह होता लें, है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हम्म, वो आप उठा के किसी सेफ में रख दें। ओके। तो उसके केस में ये होगा कि और अगर अगर आप, अल्लाह न करे लेजर खो जाए फिर? मल्टी सिग्नेचर इज़ द की। अच्छा, इसमें ना एक और भी प्रॉब्लम है। आप तो खोने वाली बात कर रहे हैं, बंदा हम्म, मर जाए तो उसकी जायदाद कहाँ जाएगी? ओ यस। तो ये एक्चुअल में इथेरियम कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी है, ये सॉल्व कर रही है कि इसके केस में आपके वो जायदाद विरासत कैसे तक़सीम होगी, तो उसका कोई ना कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। तो अब हम्म, वो लोग ये बता रहे हैं कि आपकी जो कस्टडी है ना, हम्म, वो ऑगमेंटेड हो, सेल्फ मैनेज्ड भी हो, हम्म, और सम ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हो बीच में इन्वॉल्व्ड। यानी कि सेंट्रलाइज आप, करना चाह रहे हैं उसको हाँ, वसीयत की हद तक। वसीयत क्या आता है, क्योंकि कस्टडी इज़ अ कर्स। अच्छा मौसम भाई, एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था कि एयरपोर्ट पे एक साहब थे जिनके क्रिप्टो के कुछ मसाइल हो गए थे और आपके पास आए थे, क्या था वो? हाँ, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि एक कोई जानने वाले ने हमें बताया कि हम्म, एक साहब हैं जो अभी कराची लैंड कर रहे हैं, तो उनको कुछ हेल्प चाहिए रिगार्डिंग रिकवरिंग देयर ओन बिटकॉइन। ओके। तो हमने कहा ओके ठीक है, कि दिस फॉल्स इनटू आवर डोमेन, कि अगर पैसे हैक हो जाए तो हम रिकवर करने में हेल्प करने की कोशिश ठीक है। करते हैं। तो खैर वो हमारे पास आए, तो उन्होंने हमें एक साइट दिखाई और उन्होंने बताया कि ये साइट पे मुझे 2.5 बिटकॉइंस मिले हैं, जो कोई मैंने एक्सचेंज था वो? वहाँ कोई एक्सचेंज, अब टोटल एक फेक साइट है। ओ। टोटल एक फेक साइट है, जिसपे वो आते हैं और कहते हैं कि ये साइट क्लेम कर रही है कि अगर मैं इसमें 0.5 बिटकॉइन वर्थ ऑफ क्रेडिट कार्ड डालूँ तो मुझे 2.5 बिटकॉइंस मिल जाएंगे। ओके। हाँ, पहले तो वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे कि हम्म, कोई रिकवरी का मेथड है कि नहीं है। हम्म, तो हमने उनसे पूछा कि आप कोई वॉलेट एड्रेस बताएं, जिसे एटलीस्ट हम ट्रेस बैक करना शुरू करेंगे, कहाँ से हम्म, इन्फॉर्मेशन आई और उसको जो हम्म, भी करना है। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे नहीं पता। हम्म, खैर उन्होंने कुछ अरसे बाद, थोड़ी देर बाद, मतलब वो नहीं बताना चाह रहे थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें ना एक बिटकॉइन एड्रेस भेजा। हमने हम्म, उस पर चेक किया, उस पर कुछ पैसे नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये आपको कहाँ दिख रहा है कि आपके पास 2.5 बिटकॉइन्स हैं? उन्होंने कहा, मेरे उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि हम्म, मैं एक एक्सप्लोरर पे देख रहा हूँ, वहाँ पे 2.5 बिटकॉइन नज़र आ रहे हैं। तो हमने ये कहा कि आप स्क्रीनशॉट की बजाय ना एक्चुअल लिंक भेजें हम्म। जहाँ आप देख रहे हैं। तो उन्होंने देखा, जब हमने वेबसाइट देखी वो फेक थी। कोई भी बना के उनको बता रहा था कि बिटकॉइन आपके 2.5 पड़े हुए हैं। तो इस तरह के फिशिंग अटैक्स तो ओ। बहुत ज़्यादा है। तो 0.5 बिटकॉइन की पेमेंट वो कर चुके थे अपने पास से। वो करना चाह रहे थे, उनसे हो नहीं रही थी, तो वो हमसे तरीका पूछ रहे थे कि करें, शुक्र है बच गया। हमने उनको बता के उनको नहीं करने दी कि यार ये फेक है, आप मत करें, इन चक्करों में मत पड़ें। यार इस तरह तो बहुत सारे लोग बेचारे बेवकूफ़ बहुत बनते सारे, होंगे। अभी ये रीसेंट केस आपका ट्रेजर एनएफटी वाला भी तो है ना। ट्रेजर एनएफटी तो आएगा, हमारी कौम की लालच थी यार। आ, आप रिसर्च किए बगैर, हमारी फैमिली में भी एक दो थे। मैं गया गूगल पे, जो एड्रेस उस पे मेंशन था ट्रेजर एनएफटी के, जो बॉस, जो उनका हाँ, पूरा डेटा था, जो उनका सीईओ था, मैं गया, मैंने वो उसकी लोकेशन देखी। तो वो आई गेस अमेरिका में शायद ऑस्टिन में कोई जगह थी, वहाँ पे एक वेयर हाउस था, वहाँ का एड्रेस था यार वो। यार जब मैं एक बंदा आराम से गूगल पे बैठ के पूरा देख सकता हूँ, आप अरबों रुपए लगा रहे हैं, आपने कोई रिसर्च नहीं की हुई। बिल्कुल ठीक। हमारे गांव में, हमारा गांव ना साउथ ऑफ पंजाब में ना बहुत ही पीछे चला जाता सर है। सिंध में भी यही हुआ है। हाँ, काफ़ी लोगों ने लोग अपनी जमीनें बेची हैं। ज़मीनें, शादी के पैसे रखे हुए थे, वो गाड़ियाँ बेची हैं अपनी। टोटल नॉनसेंस। अब असल में इधर ना गवर्नमेंट का प्रोटेक्ट करना आता है हुँ, कि इस इंटरनेट के ऊपर ना बहुत सारे स्कैम्स हैं। मेरा एक 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 जानने वाला है, बहुत दूर का, बल्कि मेरा कज़न ही है। हुँ। तो वो एक लोन वाली ऐप आई हुई है, शायद वो हाँ, लोगों को ना वो भी अपफ्रंट स्कैम्स लोन दे हैं। देती है। उसकी ज़िंदगी अज़ाब करके रखी हाँ, हुई है। यस, यस, यस। ब्लैक में, क्योंकि जब वो आपने लोन वाली ऐप इंस्टॉल की ना, हुँ। तो उसने कहा मैं आपकी फ़ोटोज़ भी लूँगी, ओह यस, कॉन्टैक्ट्स, हर फ़ोटोज़ चीज़ ले सब। लूँगी। एग्ज़ैक्टली। अब वो उसको ब्लैकमेल करें कि मैं आपके बाप को बता दूँगा, मैं आपको इसको बता दूँगा, आपकी ये तस्वीरें हैं, वो हैं। टोटल स्कैम। तो यहाँ पे आपका जो साइबर क्राइम सेल है, वो हेल्प आउट करता है आपको इन मामलात पे? हाँ, अगर आप उनके पास ये मतलब कि वो शिकायत वगैरह लेकर चले जाएँ, चूँकि लोगों के पास फॉर्मल एप्लीकेशन दें उनको आप। हाँ, चूँकि वो पोर्टल, एक तो लोगों का अवेयरनेस नहीं है ऑब्वियसली। हुँ, उन्होंने पोर्टल्स तो बनाए हुए हैं कि आप इसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह या अपनी शिकायत वगैरह दर्ज कर दें, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं। और साइबर क्राइम सेल अमूमन पता है क्या होता है? कि हमारी गवर्नमेंट ना थोड़ा-सा ना लैगी बिहेवियर दिखाती है कि आप कंप्लेंट लेकर आएँगे, फिर हम प्रोसेस करना शुरू करेंगे। प्रोएक्टिव हुँ, मेजर्स नहीं लेती। हुँ, तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट ना खुद इनके ऊपर क्रैक डाउन्स करना शुरू करे। हुँ। कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है, जब अपने इंटरेस्ट में बात हो। एक्सेस तो होता है उनको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ट्रेजर एनएफटी पे आते हैं भाई, इसका ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये एनएफटी वाले ना बहुत सारे हुँ, स्कैम्स पहले भी हो चुके बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सर। और ये वाला स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया और आई गेस बांग्लादेश, ये 3 मुल्कों में ही हुआ था। एक अमेरिकन कंपनी, जिसमें दुनिया में कोई और
उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर रहा। ठीक है। 3 मुल्क, और वो भी वहाँ के देही इलाके, ओके। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के देही इलाके, शहरी भी नहीं। मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वाले समझ गया मैं। तो शायद फिंगर टिप पे होंगे, हाँ 5-6 हाँ। लोग हैं बेवकूफ़। बाकी सारे देही लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग उसके ऊपर, और उनको बाद में रिटर्न्स भी मिले हैं काफ़ी लोगों को। ठीक है। वो डबल चाह वाला सीन है ना कि यार हाँ हाँ यार हाँ। वो डबल पैसे दे रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो डिजिटल डबल चाह था। तो पता चला कि ट्रेजर एनएफटी असल में ऑपरेट कहाँ से हो रहा था, या वाकई ऑस्टिन अमेरिका से हो रहा था, या पाकिस्तान में ही कोई बैठा हुआ कर रहा था, या इंडिया में कोई बैठा हुआ कर रहा था। अब मुझे ना अभी एग्जैक्टली नहीं याद, मेरे एक को-फाउंडर ने ना इसके ऊपर प्रॉपर ना एक रिसर्च थीसिस लिखा था। ओके। अब मुझे उसकी फाइंडिंग्स याद नहीं है, बहरहाल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसके ऊपर ना क्रैक की गई थी। इवन के उड़ती हुई खबर ये भी थी कि वो जो ट्रेजर एनएफटी वाला है, पाकिस्तान के किसी जो प्राइवेट लेंडर्स है ना, मतलब डार्क पूल्स वगैरह, उन लोगों को अब कन्विंस कर रहा है एक और एक्सचेंज बनाने के लिए पाकिस्तान में, ओके। और उनसे कोई तकरीबन 1-2 अरब डॉलर, सॉरी डॉलर्स कह रहा हूँ, 1-2 अरब रुपए एज ए फाइनेंसिंग के तौर पे लेना चाह रहा है। ये इतना ज़्यादा पैसा लगता है इन चीज़ों में? शुरू में तो यू हैव टू ब्लीड द मनी ना, कि लोगों का एक ट्रस्ट है, ओके, इन्वेस्टमेंट मनी है वो। इन्वेस्टमेंट। वो जैसे आपने बात की ना, वो जो कॉइन मिंट करके भाग गई थी, हुँ। तो आप शुरू में ना वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं फेक किस्म से, जब लोगों का हुँ। ट्रस्ट बनता है तो आप डंप करते हो चले जाते हैं। और बाय द वे, ये वॉल्यूम, फेक वॉल्यूम क्रिएट करने वाले, जैसे वो मेरे ख्याल में ये जो इन्फ्लुएंसर्स टाइप लोग हैं उनको आइडिया होगा कि वो माइनिंग वगैरह होती है कि आप लाइक्स वगैरह खरीद देते हो, ये वो कर लेते हो। ओके, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो मेरे ख्याल में व्यू फार्मिंग होती है कि आपकी ओके। वीडियोस के ऊपर ना व्यूज बहुत ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, ये जो चाइना में 1000 मोबाइल फार्म्स हैं यार, वो एग्जैक्टली। इन्होंने दीवारों पे पता नहीं कितने हज़ार बिल्कुल फ़ोन बिल्कुल सर, लगाए वही हुए हैं, वही वो वही। एट अ टाइम एक ही वीडियो उन सब पे चल रही होती है। हाँ हाँ हाँ। बॉट्स होते हैं एक्चुअली वो। एग्जैक्टली। तो सेम बॉट्स एग्जिस्ट करते हैं इसके ऊपर वॉश ट्रेडिंग में, हम्म। और हमने 1-2 फर्म्स को इवन के पिन भी किया है, जो लोग ये सर्विसेज देने के लिए हमारे पास ही है ओके। कि अगर आपको कोई वॉश ट्रेडिंग करवानी है तो वी आर ऑफरिंग आवर सर्विसेज। तो फिर हमने उनके पीछे की कहानी पकड़ना शुरू की, और वी पिन डाउन। और फिर हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ना हम फिशिंग अटैक्स, जो फिशिंग वेबसाइट्स है ना, उसका डेटाबेस क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पे पब्लिश कर दिया कि अगर यहाँ से कुछ लोग आपको रीच आउट करें तो आप इनसे दूर रहिए। तो होता ये है सेकेंडरी मार्केट में, जब भी कोई कॉइन बनता है या जैसे भी है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए फेक वॉल्यूम्स लाए जाते हैं। ठीक है। फेक वॉल्यूम्स लाने के लिए आप डिफरेंट बॉट्स डिप्लॉय करते हैं। अब प्रॉब्लम तो एक और भी है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है ना, और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में कंपटीशन है, ठीक है। जबकि इनके ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो भी बंदा कॉइन लिस्ट करने के लिए आ रहा है ना, उनसे उसका केवाईसी, कि तुम्हारा प्रोजेक्ट करता है क्या, ओके। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, ओके। और तकरीबन मेरे ख्याल में $1 मिलियन वर्थ ऑफ कलेक्ट्रल रखवाते हैं, ओके। ताकि अगर कल को ये बैंकरप्ट हो जाए तो वो $1 मिलियन से लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ओके। लेकिन एक्सचेंजेस ने ये स्ट्रिक्टनेस ना कम कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। किसी भी कॉइन को उठाती हैं, ड्यू डिलिजेंस के लिए कोई टीम नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है। कोई एक ग्रेजुएट लड़का होगा जिसको, वो सिर्फ अपना कमीशन खाने बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। इससे हम्म। ज़्यादा जो ऑपरेट कर रही है ना फर्म्स, मुझे एक रिसेंटली एक डार्क सर्कल का पता चला। पाकिस्तान में डब्बा ग्रुप कहते हैं ना, वो जो स्कैमर्स होते ये हैं कॉल वाले, स्कैम, कॉल हाँ, सेंटर वाला स्कैम कॉल होता है। सेंटर का। तो उसमें से एक ग्रुप था जो लोगों से बस सिर्फ ये कहता था कि XYZ एक्सचेंज में पैसा डिपॉजिट करवा दो। सिर्फ उसने कॉल करनी है, लोगों को कन्विंस करना है कि आप एक्सचेंज में पैसा डिपॉजिट कर दो, ये पैसा आप तक ही रहेगा, ये पैसा हम नहीं लेकर जाएंगे, आप बस ट्रेड करते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें। और उन्होंने पाकिस्तान से रफली 1 साल में सिर्फ एक एक्सचेंज ने, वो जो एक डब्बा ग्रुप है, कोई $1-1.5 बिलियन निकाला है। था वो स्कैम ही। स्कैम है वो। उसका जो एक सेल्स का बंदा था ना, तो वो हमें बता रहा था कि वो मंथली मेरे ख्याल में कोई $15-20 हज़ार इन कमीशन बनाता है। ओ। तो और ये ये गोरों के साथ स्कैम हुआ है सारा? पाकिस्तानियों, गोरों, सबके साथ हो रहा है। क्रिप्टो में तो आप समझना ये है कोई रंग नस्ल का फर्क नहीं ना। है। सब रगड़े में आ गए। हाँ, देखिए क्रिप्टो ना अब बेटिंग हो गई है, जुआ है, जुआ। और ये जुए की बीमारी तो अमेरिकन को सबसे पहले थी। ओ यस। तो उन्होंने ना हर चीज को सट्टे में कन्वर्ट कर दिया। मैं तो एक दिन हैरान रह गया जब इन्होंने पॉली मार्केट्स बनाई ना, तो एक खबर आई हुई थी कि कल ट्रंप कितने बजे उठेगा, और इसके ऊपर लोग सट्टा खेल रहे हैं। इतना नॉनसेंस खेल रहे हैं। अब वो जाहिर सी बात है वो, तो साहब ये गोल्ड मार्केट हो गई, सिल्वर मार्केट हो गई, या क्रिप्टो हो गई, आपको पूरा फॉरेक्स हो गया, हाँ वो सट्टा ही है अब, मेजोरिटी ये सट्टा। एग्जैक्टली। इसके उधर तो फिर चलो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस आ जाती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट कर लेती है, आपके पास थोड़ा बहुत कुछ सेफ्टी है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है।
इसमें मतलब 5-6 साल का बच्चा, सॉरी ये तो ज़्यादा ही हो गया। हाइपोथेटिकल हो गया बहुत ज़्यादा। 15-20 साल का बच्चा जो बस समझ रहा है चीज़ों को, हाँ। वो उठेगा और अपनी एक कोई सी कम्युनिटी क्रिएट करेगा, कॉइन लॉन्च करेगा, हुँ। पैसा बनाएगा और भाग जाएगा। अच्छा, एक ये बता दें मौज़म भाई कि अपना कॉइन लॉन्च करना और एक एग्ज़िस्टिंग कॉइन की माइनिंग करना, हुँ, इन दोनों का डिफ़रेंस और ये दोनों के प्रोसीजर क्या-क्या होते हैं? ओके। जब हम यूजुअल बात करते हैं जो एक आजकल के दौर में चली है हुँ। कॉइन बनाना, हुँ। तो कॉइन बनाने का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पर, ओके। जैसे कि सोलाना हो गई या इथेरियम हो गई हुँ। या बाइनेंस हो गई, हुँ। इसके ऊपर आप अपना एक कॉइन लॉन्च करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके। वो ऑलमोस्ट सिर्फ सिंगल क्लिक पर लॉन्च हो जाता है। आपको अच्छा। बस ये सजेस्ट करना होता है कि इसका नाम क्या है, हुँ। इसकी सप्लाई क्या है, बस। वो कॉइन की रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। ओके। क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो तो आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू डालनी है कि ओके। ये कॉइन तो बन गया है, हुँ। अब लोग इसको खरीदो फरोख्त भी करें। तो हुँ। उस वैल्यू डालने के लिए आप ना एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम ओके। फलां कम्युनिटी के लिए बनाया जा रहा है, इसके पीछे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसकी टोकनाइजेशन है। सपोज़िटली जब यूजुअली लोग आते हैं ना, तो लोग कहेंगे कि यार जो इस कॉइन की प्रोसीड्स है ना, जो भी हम पैसा कमाएँगे, वो हुँ। डेवलपमेंट टीम को जाएगा और डेवलपमेंट टीम ये वाला प्रोजेक्ट बना रही है। पीछे बेशक कुछ भी ना हो। आप एक नैरेटिव बनाते हो फेक सा, ओके। सही है? लोग तो उस वाक़ई एक हवाई रोज़ी वाला सीन ही सर है ये। ऐसा ही है। हवाई करेंसी है बल्कि ये। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ओके। इसमें रियल करेंसीज़ भी होती हैं। आई वुड से ये जो सही लोग हैं, जो हुँ। सही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो भी यही करते हैं। आई गेस बेंचमार्क तो आपका बिटकॉइन है। बिटकॉइन, इथेरियम या हाँ, किसी हद तक वो कौन-सा वाला था एक जो वो रिपल है, रिपल है, स्टेलर है। स्टेलर है। तो ये वो वाले हैं कि जो जिन पे थोड़ा-सा आवाम को हाँ, ट्रस्ट हो गया है और ये अब शायद उस तरह से ये ना सीरियस भागें। प्रोजेक्ट्स हैं ना। हुँ। अब माइनिंग में ये होता है कि जो हम यूजुअल कॉन्सेप्ट लेते हैं माइनिंग का, हुँ। जैसे बिटकॉइन की माइनिंग हुँ। है, उसमें ये होता है कि आप लोग बिटकॉइन नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, सिक्योर करने का सिंपल सा मतलब ये है कि ना बिटकॉइन के जो प्रिंसिपल है वो हुँ। ये है कि जब भी एक ट्रांज़ैक्शन कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे भेजेगा, हुँ। वो ट्रांज़ैक्शन ना हर बंदा रिकॉर्ड करेगा, जो भी उस नेटवर्क हुँ। का वो पार्ट है। ब्लॉकचेन है उसकी वो। एग्ज़ैक्टली जो हुँ। ब्लॉकचेन है, हुँ। हर बंदा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। हुँ। अब चूँकि हर बंदा उसको लिख रहा है ना, हुँ। तो कोई बंदा फ़र्ज़ करो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उठाए और हुँ। लिख दे, हुँ। तो नेटवर्क ये नहीं पहचान पाएगा कि ये इसने कुछ सही काम करके लिखा है या बस ऐसे लिख दिया। अगर आप डिजिटल कॉपीज़ देखें ना, आप तो सिंगल क्लिक में हुँ। प्रिंट हो जाता है ना, यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पेस्ट कर दिया। अगर ये इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है ईज़ी यहाँ है, पे भी। तो फिर तो आपकी पूरे नेटवर्क की सेंस नहीं बनेगी ना। तो वो लोग हुँ। ये कह रहे हैं कि जब आप लिखने लगे हैं ना, पेस्ट करने लगे हैं, तो आपको ना प्रूफ़ देना पड़ेगा कि आपने कुछ नंबर ऑफ बिजली कंज़्यूम की है। अच्छा। जो एक्ट करता है कि आप इस प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। देखें, आप अपना पैसा लगा के बिजली हुँ। जब ज़ाया कर रहे हैं, हुँ। तो आप गलत एंट्री नहीं लिखेंगे। हुँ। ये इसका इकोनॉमिक आर्गुमेंट है, ओके। सही है? तो जो माइनर्स हैं ना, चूँकि वो एंट्रीज़ लिखने के लिए अपनी बिजली हुँ। कंज़्यूम करते हैं, तो हुँ। उसको जो नेटवर्क है या ब्लॉकचेन की हुँ। जो भी है एल्गोरिदम है, वो उसको रिवॉर्ड करता है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। वो ओके। माइनिंग कहलाती है। तो माइनर्स ही अकाउंटेंट्स भी हैं एग्ज़ैक्टली। और एक्सट्रैक्ट भी वही कर रहे हैं। हाँ। 2 इन 1 काम है इनका ये। एग्ज़ैक्टली और ये ओके। फ़ायदा इसका ना बहुत सारा है। एक कि आपके पास एल्गोरिदमिक सप्लाई ऑफ मनी आ गई। ओके। गवर्नमेंट तो कभी भी चाहती है, अभी कोविड में मेरे हुँ। ख्याल में कुछ 4-5 बिलियन डॉलर्स प्रिंट कर दिया विदाउट अमेरिका ने। जस्टिफिकेशन। हुँ। एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो आपके पास वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबिलिटी आ जाती है कि हुँ। अच्छा यार, इकोनॉमी में पैसा किस इन्फ्लेशन रेट से मतलब कि इंजेक्ट किया जाएगा। हुँ। वो एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है हुँ। एक। दूसरा इसी केस में ये है कि जिस तरीके से वो नेटवर्क बना हुआ है, वो हुँ। परमिशनलेस है कि कोई बंदा उसको जॉइन करे, जो भी हुँ। बंदे को लगता है कि यार मैं एक इनफ बिजली लेकर आ सकता हूँ, हुँ। वो उसको जॉइन करे और अपना नेटवर्क सिक्योर करना शुरू कर दे। ओके। तो परमिशनलेसनेस और एल्गोरिथमिक स्टेबिलिटी कि आप पैसा कितनी फ्रीक्वेंसी से प्रिंट करेंगे नया वाला, ये ना एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करता है। ओके। मिसट्रस्ट पता है कैसे आता है? जब आप एक बंदे पे ट्रस्ट करते हैं और हुँ। वो गलत कर दे। गलत करने का मतलब ये नहीं है कि वो बेईमान था बाय नेचर, हुँ। इनकॉम्पिटेंट भी हो सकता है। ह्यूमन एरर हो सकता है। एग्ज़ैक्टली ह्यूमन एरर हो सकता है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपको रिडंडेंसी चाहिए। ओके। तो बिटकॉइन नेटवर्क रिडंडेंट नेटवर्क है कि सारे लोग एक ही ट्रांज़ैक्शन को बार-बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। ताकि अगर कोई झूठ पकड़ा मतलब कि जाएगा वो। हाँ, अमूमन झूठ नहीं पकड़ना, अगर वो जानबूझ के पढ़े तो वो वैसे ही पकड़ा जाएगा, उसकी हुँ। बिजली ज़ाया हो जाएगी। हुँ। लेकिन अगर गलती भी हो जाए तो बाकी लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस वजह से सिक्योर है। अब तक कितने बिटकॉइन माइन हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? जिसके पीछे पूरी आवाम लग गई है अब? हाँ, मेरे ख़्याल में मेरे रफ़ एस्टिमेट्स ये हैं कि 21 मिलियन में से मेरे ख़्याल में 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, सिर्फ़ 2 मिलियन बाकी हैं। शायद। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, हुँ। लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स करूँ
तो बिटकॉइन माइनिंग रेट इस तरह से होता है कि हर 4 साल बाद हम्म, तकरीबन बिटकॉइन का जो इन्फ्लेशन है वो आधी हो जाती है। ओके। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हर ब्लॉक के ऊपर आपको 6 बिटकॉइन मिल रहे थे, हम्म, तो 4 सालों बाद वो 3 मिलना शुरू हो जाएँगे। ओके। अगले 4 सालों बाद वो डेढ़ मिलना शुरू हो जाएँगे। तो वो हम्म, बेशक रह 2 मिलियन गए हैं अगर सपोज़िटली, मुझे लगता है आखिरी जो 1 लाख हाँ, होंगे ना, वो जूस निकाल देंगे वो फार्म वो का। जूस निकाल देंगे। और व्हाट इफ अगर सारे बिटकॉइन माइन हो जाते फिर क्या होगा? फिर ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी तो है ना, आप मनी जब आप फिर पैसा वो एसेट बन जाएगा सिर्फ। फिर उसकी हाँ, ट्रेडिंग हुआ करेगी क्योंकि अब हाँ, माइन तो मजीद नहीं हो रहा। हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर उसका एल्गोरिदम किस तरह से जनरेट किया जाएगा? वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, जैसे गोल्ड है ना, हम्म, फ़र्ज़ करो दुनिया का गोल्ड माइन कर लिया गया है, हम्म, तो अब गोल्ड को कैसे ट्रेड किया जाएगा? गोल्ड अब आपके पास कमोडिटी या स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाएगा। हम्म, ना माइन करने की बेशक ज़रूरत ना हो। हम्म, सेम बिटकॉइन अगर माइन हो जाता है तो आप हम्म, पता है कि दुनिया इतनी एनर्जी कंज़्यूम करके यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो हम्म। वो तो उसकी मनी वैल्यूएशन उसी तरह से होगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब वैसे तो अमूमन ये कहा जाता है हम्म, कि रेपुटेशन इज़ द अल्टीमेट स्टोर ऑफ वैल्यू, बट अगर हम स्टोर ऑफ वैल्यूज़ में देखना शुरू करें तो डिजिटल में बिटकॉइन कैन बी ट्रीटेड एज़ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि मनी का अगर आप वो देखें ना इंसेप्शन के पैसा हम्म, वजूद में कैसा है, हम्म, तो उससे पहले बार्टर सिस्टम था। हाँ। एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। गंदम लो, रुई लो, एग्ज़ैक्टली, इस तरह एग्ज़ैक्टली, का। उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि फ़र्ज़ करो अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ हम्म, की, तो वो स्टोर कहाँ करोगे, हम्म, जो आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है। हम्म, तो पैसा इज़ दैट स्टोर ऑफ वैल्यू। हम्म। सेम बिटकॉइन भी वही स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टी मिमिक कर बट रहा है। आपको लगता है कि इतना, मतलब आप इकोसिस्टम जो आप देख लें अपनी दुनिया का, हर तरह की आपकी इकोनॉमी मौजूद है। पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, अब चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, सबके डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए काफ़ी होंगे। हाँ, क्योंकि मैं भी एक दौर में पढ़ा था कि इन्फ्लेशन ना समटाइम्स क्या हमेशा नेसेसरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हम्म, कि अगर फ़र्ज़ करो अगर आबादी बढ़ना शुरू हो जाए और ये सप्लाई इतनी रह जाए तो हम्म, ये फिर क्या होगा? हाँ, उसका नतीजा निकलेगा। तो अब इसके केस में ना हम आते हैं कि बिटकॉइन की डिविजिबिलिटी पर। हम्म, बिटकॉइन इन ओवरऑल 21 मिलियन है, हम्म, लेकिन आप बिटकॉइन का एक माशा भी ट्रेड कर सकते हैं ना, हम्म, तो फिर वो जो वैल्यूएशन है ना वो फिर माशों पर आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम उसका हम्म, बेसिक यूनिट सतोशी कहते हैं। हम्म, तो बिटकॉइन में मेरे ख्याल में 10 लाख सतोशीज़ होते हैं एक बिटकॉइन में। ओके। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें 21 मिलियन को फिर 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सप्लाई फिर हम्म, इतनी हो जाएगी। तो उसके और उसके टुकड़े टुकड़े करके, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वो तो 1-1 ज़रा किलो ज़रा बेच रहे हैं, बिकेगा हाँ, बिटकॉइन। फिर वो ज़रा-ज़रा बेचना शुरू कर देंगे। हम्म, हाँ, ये क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप फ़र्ज़ करेंगे एक बिटकॉइन हम्म, सपोज़िटली एक बिटकॉइन 76,000 पे चल रहा है। हम्म, आप उसके 10,000 हिस्से करें, हम्म, तो वो मेरे ख़्याल में कोई कुछ सेंट्स पर आ जाएगा। हम्म। तो वो यूनिट भी ट्रेडेबल है। लेकिन अगेन वो अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मार्जिन इतना ऑब्वियसली। प्रॉफिट इतना नहीं होगा। अच्छा भाई, ट्रेडिंग के ऊपर बात ये तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो आवाम है, जो यूथ है स्पेशली, वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है हुँ, पिछले कुछ 3-4 सालों से। लेकिन अभी तक ना काफ़ी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि स्पॉट और फ्यूचर्स में फ़र्क क्या है। हुँ, काफ़ी लोग तो फ्यूचर्स ही कर रहे हैं हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। काफ़ी जगहों पे उसको कहा गया कि ये अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम ये हराम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्पॉट और फ्यूचर कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है? आपकी क्या राय इसके ऊपर रिसर्च है? हाँ, देखिए मैं मुफ्ती तो हूँ नहीं कि मैं एग्ज़ैक्ट फ़तवा दे दूँ, लेकिन जो मेरी अपनी रिसर्च है मैं हुँ, उसके वो मैं आपके सामने रख देता हुँ, हूँ। डिसएग्री भी कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा-सा टची टॉपिक है ना। ओके। तो स्पॉट हलाल है क्योंकि जो हमारे यहाँ डेफ़िनेशन है ट्रेड करने की वो हुँ, है कि जब भी आप ट्रेड करें तो आप एक्चुअल एसेट ट्रेड होना चाहिए, हाज़िर माल। हाज़िर माल, हुँ, सही है? हाँ, आप गायब माल के ऊपर एक हद तक ट्रेड कर सकते हो जब जब उसकी आप प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर करते हो। जैसे कि हमारे यहाँ बाग जब आमों के लगते हैं, हुँ, तो वो आम लगने से पहले ट्रेड हो जाते हैं। हुँ, फसल बिक जाती है फसल पूरी। बिक जाती है। हुँ, उसकी रीज़न ये है कि समवॉट प्रेडिक्टेबिलिटी है, पिछले 50-60 हज़ार सालों का डेटा है। आप हुँ, इस तरह से कह लें कि हुँ, इस पे इतना आम तो लगेगा ही हुँ, लगेगा। दो कुछ लोग जो स्ट्रिक्ट हैं वो इसकी भी ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते, हुँ, बट पाकिस्तान में ये हो रहा है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ लोग इसको अलाउ भी कर रहे होंगे, ओके। ख़ासकर मज़हबी तबके में। हुँ, तो जिसके अंदर आपको समवॉट प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर हो ना, हुँ, उसके ऊपर भी शायद आप गायब माल के ऊपर ट्रेड कर थोड़ी-सी सकते हो। लेवरेज है आपको। थोड़ी-सी लेवरेज है आपके ऊपर। ठीक है। तो फ्यूचर्स एग्ज़ैक्टली ये वो लेवरेज है कि आपके पास माल नहीं है, बट आपको ये लगता है हुँ, कि ये कल को माल की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ओके। तो अब आप ना आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आप अंधेरे में तीर चलाना चाहते हो। लेकिन अब हुँ, चूँकि जब आप एक्सचेंज पर जाते हो, आपको तो माल खरीदना बेचना होता है, हुँ, क्योंकि एक्सचेंज एक्चुअल में माल ले लेगी। हुँ, तो उसके बीच में ना एक ब्रोकर बैठता है। हुँ,
सही है, आप उसको एक कॉल भेजते हो जिसको आप कॉल ऑप्शन में कहते हो, ये हुँ, कॉल देते हो कि यार मुझे ना ये 10 कॉइन्स हैं या फ़र्ज़ करो कि 10 किलो हुँ, ये मेरे लिए खरीद लेना, हुँ, सही है, आज की प्राइस पर। हुँ, अब आपको ये पता है कि प्राइस नीचे जाने वाली है, हुँ, सही है, आप उसको कहोगे मैं तुम्हें 10 दिन बाद पेमेंट करता हूँ। हुँ, जैसे 10 दिनों बाद प्राइस नीचे जाएगी, आप वो क्या करेंगे, माल उससे जो खरीदेंगे, हुँ, सॉरी, इसी केस में आपको प्रॉफ़िट तब होगा जब आपकी प्राइस ऊपर जाएगी। हुँ, आप उससे वो माल ले लेंगे जो हुँ, कम प्राइस पे आपने ले लिया, हुँ, वो मार्केट में जाके ज़्यादा प्राइस पे बेच देंगे। सपोज़िटली आपने कहा ये कप है जो सामने हुँ, पड़ा हुआ है, कल को इसकी प्राइस 20 हो जाने वाली है, हुँ, सही है? आप अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं, यार मेरे लिए 1 कप ले ले, हुँ, आप अभी पैसे नहीं देंगे। ठीक आपको है। पता है कि ये 2-3 दिनों बाद 20 होने वाली है, हुँ, सही है? जैसे ही इसकी प्राइस 20 हो जाएगी ना, हुँ, आपने तो इसको 10 पे बुक किया हुआ है ना, हुँ, प्री बुकिंग है। आप जाएँगे इसको ₹10 देंगे, वो कप लेंगे, मार्केट में ₹20 का बेच देंगे, ₹10 का प्रॉफ़िट हो गया। ओके। ये है आपके पास फ्यूचर और वाइस वर्सा। अगर आप फ़र्ज़ करो कि आपकी प्राइस नीचे जाने वाली है, हुँ, तो आप उसी केस में प्राइस कमिट कर देंगे। तो बीच में जो ब्रोकर बैठा है वो अपने कमीशन नहीं ले रहा, आपकी बिहाफ़ पे बाय करने के लिए? हाँ, नहीं, ब्रोकर इस पे अपना कोई ना कोई फ़ीस वग़ैरह प्रीमियम चार्ज कर लेता है। फ्यूचर्स चार्ज पे करता है हमेशा ना? प्रीमियम चार्ज होता है। हुँ, वो अपनी कोई ना कोई फ़ीस ले लेता है। तो जिससे यंगस्टर को क्या करना चाहिए? स्पॉट करना चाहिए या देखिए फ्यूचर्स करना चाहिए? इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर तो फ्यूचर्स नहीं है। बिल्कुल ही हाँ, अलाउड हुँ, ही नहीं है ना। हुँ, तो वो तो अगर यंगस्टर्स हैं जो भी हैं मतलब आप जंग तो नहीं कर सकते माशियात में अल्लाह से। तो इसके केस में मेरा बड़ा स्ट्रिक्टर रूल है कि फ्यूचर्स में कभी ट्रेड तो फ्यूचर्स में लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है? प्रॉफिट सर मार्जिन ज़्यादा गैम्बलिंग होता है? हाँ, लेवरेज है ना आपके पास। हुँ, तो आपके पास जो प्राइस एक्सपोज़र है जिसकी केस अवाम शॉर्टकट के चक्कर में लगी हुई है। एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम ही यही है। और हुँ, मतलब जो एक्चुअल में ये जो कॉल और पुट ऑप्शंस बने थे ना, हुँ, इनकी नीयत बड़ी साफ़ थी। जब ये लोग मतलब कि जो इकोनॉमिस्ट इसको बना रहे थे, हुँ, तो वो इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक कंपनी के मुलाज़िम हैं। हुँ, कंपनी आपको कुछ शेयर्स वग़ैरह इश्यू हुँ, करती है, सही है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप शेयर बेच दो, हुँ, उससे पैसा निकालो या आप उन शेयर को होल्ड करके रख दो। हुँ, आपको फ्यूचर में पता चलता है कि यार इस कंपनी जो है ना, ये बैंकरप्ट होने वाली है या नीचे गिरेगी या कुछ भी करेगी। हुँ, तो आप अपने शेयर्स ना प्लेज कर दोगे एक प्राइस के ऊपर हेज करने के लिए, या कल को ये गिर जाएगी, मुझे इस प्राइस पे एग्ज़िट दे देना। हुँ, सही, ये पुट ऑप्शंस है आपके लिए। सही है। आपने शेयर्स प्लेज कर दिए। अपना स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। हाँ, स्टॉप लॉस लगा दें। तो ये इनकी इन फ्यूचर्स की या ऑप्शंस की ना नीयत बिल्कुल ठीक थी ओके। इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन चूँकि ये आगे नहीं बताती कि कौन-सा एसेट इसमें आना चाहिए, कौन-सा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आमों के बाग का ज़िक्र हुँ, किया ना, वो एसेट आप अगर फ्यूचर्स पे ट्रेड करो मतलब सेंसिबल बात है ओके। कि आपको 3-4 महीनों में पता है कि आम के ऊपर इतना बूर लगा हुआ है, इतना पैदा होगा, तो हुँ। आप एक लम सम अमाउंट में ट्रेड कर तो अगर स्पॉट वाला ज़्यादा ही सेफ है क्योंकि हाज़िर माल पे आप कह रहे हाँ, हो आपके सामने है, क्रिप्टो है, कोई भी हो, कोई भी हाँ, एसेट हो, आपके सामने मौजूद है, आप उसी पे बाय कर लो। बिल्कुल। स्पॉट में ना सिर्फ़ आपके पास ऑप्शन ऑपोज़िट नहीं बनती। स्पॉट हुँ, मीनिंग यू आर ऑलवेज़ लॉन्गिंग। आपको हाँ। पता है बस प्राइस ऊपर जाएगी। हुँ। आप उल्टा नहीं कर सकते कि प्राइस नीचे जाए तो मैं कैसे बेट करूँ? हो सकता है, लेकिन आपको उसके आप फिर सेल पे लगा दें। हाँ, उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लगानी पड़ेंगी हाँ। आपको। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कहने का मतलब ये है। हुँ। समझ में भी नहीं आता। अच्छा मौज़म भाई आते हैं आपके स्टार्टअप पर। आपका स्टार्टअप स्टार्ट कैसे हुआ था? क्या हुआ था? किस तरह से सोचा करने को? अच्छा, हमारे स्टार्टअप की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मेरा अपना बैकग्राउंड एज़ एन कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर इंजीनियर एज़ एन हॉबीस्ट रहा है। ओके। मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिर्फ़ शौक की वजह से पढ़नी थी। तो जब मैं अपनी कंप्यूटर पढ़ रहा था, हुँ, जब बीएस की डिग्री ले रहा था, तो उस दौरान मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में अपने ओन पर एक्सप्लोर कर रहा था। उनमें से एक प्रोजेक्ट ये भी था कि जिसके केस में हम लोगों ने मैं हार्डवेयर सीखना चाह रहा था। ओके। उस वक़्त कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स नहीं होती थी, जो एनएफसी पेमेंट्स है ना हुँ, पीओएस पे लगाते हैं, हुँ, तो उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। हुँ, तो मुझे ये समझना था कि किस तरीके से आपकी हार्डवेयर हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया और एक टैप पे मनी में कन्वर्ट हो जाता है। हुँ, तो मैंने उसके लिए कुछ पीओसी सिस्टम्स वगैरह बनाए। ठीक तो है। मुझे वहाँ से कंप्यूटर्स की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई कि अंडरलाइन कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। फिर इस दौरान मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, वो ये था, मैंने शायद पहले भी ज़िक्र किया कि फाइबर केबल्स में से जो एडवर्सरीज़ हैं, अगर वो हुँ, डेटा चोरी कर रही हैं, तो हुँ, आपने उनको मॉनिटर करना है। ओके। तो ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। हमने कोई 5-6 महीने लगाए इसको डिटेक्ट करने के केस में। तो उसमें मुझे जो चीज़ समझ में आई, वो ये समझ में आई कि सिक्योरिटी आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि कल के या फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के हुँ, तरीक़ाकार है। तो वहाँ से मेरे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट पैदा हुआ और फिर 2021 में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूजुअल जॉब्स जो होती हैं वो कर रहा था, क्योंकि मैंने साइबर सिक्योरिटी एज़ अ हॉबी ली हुई थी, कभी प्रोफेशनली परस्यू नहीं की हुई थी। ठीक है। तो 2021 में मैं कराची आया और मेरी मुलाकात मुश्तबा से हुई, हम को-फाउंडर है मेरा। तो उन दिनों हमने ना ब्लॉकएपिस की बुनियाद रखी कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी देंगे, बट उस फील्ड में जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, व्हिच इज़ ब्लॉकचेन। ओके। मेरा अपना इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा है।
और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स को मर्ज कहाँ करूँ। तो क्रिप्टो हो गई। ब्लॉकचेन मिल गई मुझे कि वो दोनों नॉलेजेस को मर्ज कर दूँ। तो ये मेरा पर्सनल यस। इंटरेस्ट था। और दूसरा, साइबर सिक्योरिटी के केस में ना आपको ना एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है। हम लोग हुँ। इसको इस तरह से कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं ताकि आप लोग चैन से सो सकें। ओह हो हो! तो वो जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ना, उसके लिए फिर हमने ना कहा हर हर दरिया टाँप लेंगे, हर चीज़ पूरी करेंगे। तो इस फिलॉसफी के तहत फिर हमने साइबर सिक्योरिटी में आए। तो आप लोग ब्लॉकचेन के पूरे फिनोमेना को प्रोटेक्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स के वॉलेट्स को भी करते हैं? अमूमन हम 360 कवर करते हैं। ओके, यानी कि प्रोटोकॉल्स को भी, जो उनका कोड वगैरह है वो ठीक भी, है। उनके ऑपरेशंस को भी कि आपके पास ऑपरेशन सही तरह से चलाए जाने हुँ, नहीं जाए, उनकी प्राइवेट की मैनेजमेंट को भी कि हुँ। आप अपने वॉलेट सही तरह से मैनेज करें कि नहीं करें, इवन दो उनकी कम्युनिटीज़ को भी कि आपकी कम्युनिटीज़ को कोई फिशिंग अटैक्स तो नहीं भेजा, या आपकी कम्युनिटी को कोई मिसलीड या मिसगाइड तो नहीं कर रहा। ठीक तो है। हम ओवरऑल 360 प्रोटेक्ट करते हैं पूरे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को। तो आप अगर किसी के साथ फ़िशिंग हो भी जाती है, कोई हाँ। लिंक आ गया, क्लिक कर दिया, वॉलेट खाली हो गया, आप उसकी हेल्प किस तरह से करेंगे? आप उसको उसके पैसे वापस दिलवाएँगे या रूट कॉज़ तक पहुँचेंगे? इसका एक ही तरीका बचता है, वो ये है कि हम एक्चुअल अटैकर आइडेंटिफाई करें, जो ओके। जो जिसने भी वो लिया है। हुँ, अगर तो फ़र्ज़ करो वो किसी बड़े स्कैमिंग ग्रुप का पार्ट है, हुँ। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कोई नाइव एनोनिमस किस्म का, टाइप है कोई है हाँ, तो? तो वो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैसे एक्चुअल में किस बंदे के पास गए हैं, जिसका हमारे पास फ़िज़िकल कोई आइडेंटिफ़िकेशन हो, उसका आईडी कार्ड हो। पता चल जाता है? सॉरी, हाँ, आप डिफरेंट राउट्स इस्तेमाल करके ओके, और डिफरेंट आपके पास ना अ, आप इसको कहें कि डीमिक्सर्स हैं, जो आपके डी-एनोनिमाइज़र्स हैं, जो आपकी ठीक है। आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। ओके। इसमें सबसे बड़ा रोल चेन एनालिसिस है, या और भी बहुत सारे टूल्स हैं इसके तो केस में। क्रिप्टो की मनी ट्रेल होती है? 100% होती है। ओके। क्रिप्टो की ही तो मनी ट्रेल है। वैसे हाँ, अगर देखा जाए मतलब तो कि वो ब्लॉकचेन है पूरी आपकी। एग्ज़ैक्टली, हुँ, एग्ज़ैक्टली उसकी मनी ट्रेल है। हाँ, अगर उसके केस में आप पीछे से रियल आइडेंटिटी लगा दें, तो फिर हुँ। तो वो जहाँ भी जाएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ, अब इसके केस में थोड़ी-सी ना क्लेवर टेक्निक्स भी होती हैं। सपोज़िटली एक टेक्निक होती है बिटकॉइन के केस में, हुँ। ख़ासकर हम इसको कहते हैं डस्ट अटैक। डस्ट तो अटैक। हाँ, तो वो ये करते हैं कि हम लोग, कि जो अटैकर है ना, हुँ। उसको हम 1-2 सतोशी, 1-2 यूनिट बिटकॉइन उसके वॉलेट में ऐड कर देते हैं। ओह! तो जहाँ-जहाँ उसका बिटकॉइन जाता रहता है ना, तो हमारा सतोशी साथ-साथ चिपक के जाता रहता है। जीपीएस ट्रैकर लगा दिया उसके साथ। एग्ज़ैक्टली, जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। तो अ, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और इससे डीमिस्टिफाई। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से वॉलेट काम करते हैं ना, तो हुँ। उस तरीकों में ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता है। तो यही होता है कि हम लोग पहले वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। हुँ। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर हम या रिकवर कैसे होते हैं पैसे? वो बंदा खुद देगा। इस कैसे? यानी कि फ़र्ज़ करें कि मुझे पता चल गया कि यार इस बंदे ने आपके पैसे उठाए हुए हैं। तो आप लीगल रूट लेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट्स आएँगी, हुँ। आप एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगे कि यार इस बंदे ने सर पैसे वो उठाए। तो तब है ना जब वो आपकी विसिनिटी में हो, आपकी जो आपकी हाँ, पुलिस है उसकी जुरिसडिक्शन हाँ, में अब हो। इसके केस में जो अगर कोई इंडिविजुअल्स युगांडा में बैठा हुआ है, हाँ, जंगल में, उसने मेरे पैसे खा लिए, मैं कौन-सी पुलिस को कहूँगा? नहीं मैं आते। गुलशन की पुलिस को कहूँगा। फिर तो नहीं आते, वही तो कह रहा हूँ ना, किस तरह आएँगे फिर पैसे? फिर नहीं आते। मतलब कि हमने जितनी अभी तो हम रिकवरी, जिस एक्सचेंज पे वो वॉलेट पे वो हमारे बिटकॉइन पड़े हुए हैं, हम उस एक्सचेंज को नहीं कंप्लेन कर सकते कि भाई ये मेरे पैसे खा गया, फिशिंग की इसने? नहीं, क्योंकि जब आप विथड्रॉ करके अपने वॉलेट में रख रहे हैं ना, तो हुँ, एक्सचेंज की लायबिलिटी से दूर हैं आप। ओके। तो ये मैथमेटिकली मैं बार-बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हुँ, इम्पॉसिबल टू रिकवर मनी अगर वो खुद ना दे। ओके। इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपकी कीज़ उस कीज़ में पड़ी हुई है, तो वो जब तक खुद नहीं ट्रांसफ़र करेगा तो तो नहीं हो चोर भी सकता। थोड़ा-सा एथिकल होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कई हुँ, कई डीमिस्टिफ़ाई हुए हैं, मतलब कि जब सिल्क रोड के ऊपर जब डार्क वेब वाले लोग ट्रेड कर रहे थे हुँ, बिटकॉइन के शुरू-शुरू के दिनों में 2013-14 में, हुँ। तो रिसेंटली रिकवर किया $5.5 बिलियन वर्थ किसी बंदे के वॉलेट में पड़े हुए थे, और वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो पुलिस पहुँची और उसको वहाँ से रिकवर कर लिया। ओके। तो अगर फर्ज़ आपके वॉलेट से पैसे निकल गए ना, हुँ, रिकवरी नहीं है। अनलेस वो बंदा आप ढूँढ के लॉ एनफोर्समेंट या कोई और चैनल यूज़ करके वो आपको वापस ना कर दे। देयर इज़ नो रिकवरी। तो अपने आप में आपको जेम्स बॉन्ड बनना पड़ेगा या आपकी एग्ज़ैक्टली। सर्विसेज़ लेनी पड़ेंगी उस तक पहुँचने के लिए? हाँ, नहीं वैसे हम ये मतलब प्रो बोनो भी कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, ख़ासकर कि क्योंकि मतलब कि आप चैन से सो सकें वाला मोटो में तो ये भी है ना, कि आपका मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज़ हो जाए, हुँ, तो क्रिप्टो इकोनॉमी में, और हम लोग उसमें चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें और लोगों को पैसे रिकवर करके दें। हमने 1-2 वॉर रूम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। वॉर रूम्स? वॉर रूम्स इज़ लाइक यही स्ट्रैटेजी होती है कि या हमारी एक्सचेंज हैक हो गई, हमारा बंदा हैक हो गया, हुँ, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लूज़ हो गए। तो हुँ, नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी? तो कुछ लोग उसकी ट्रेसिंग में लग जाते हैं, हुँ, कुछ लोग उसके फिक्सेस बनाने में लग जाते हैं हुँ, कि और पैसा हैक ना हो जाए, हुँ, कुछ लोग रिकवरी में, कुछ लोग लीगल चैनल्स में, तो हुँ। पूरा एक वॉर रूम बन जाता है। तो हम लोग चलिए उस इंडिविजुअल के साथ फिशिंग होती है समझ में आता है कि एक विक्टिम है। हाँ, यहाँ पूरे-पूरे एक्सचेंजेस बिल्कुल सर। फारे हो जाते हैं। हुँ। आई गेस वो 630 मिलियन का हाँ, एक्स इन्फिनिटी वाला एक्स 600 इन्फिनिटी को मिलियन बिल्कुल ऐसे ही है।
तो अब उनके जो जिनके पैसे वहाँ पे पड़े हुए थे उनका क्या होगा? ख़त्म, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है ना तो कल कि को ये बाइनेंस के साथ भी हो सकता है? हाँ, मतलब हो कि सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो टोटली पॉसिबल। बल्कि अभी आप बैंकर की हम्म एग्ज़ाम्पल ले लें ना, 120 मिलियन चला गया। बैंकर बहुत सीरियस कंपनी है। हम्म अगर वो इनोवेटर था, यूनिस्वैप लोग बाद में आए, बैंकर पहले आया था। हम्म बहुत सीरियस कंपनी है, लेकिन हो गई है मिस्टेक। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए थे। उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट्स में तकरीबन मिलियन डॉलर्स बाय करने में लगा दिए कि हम्म आप भी सिक्योर करेंगे, मैं आपको इतने पैसे दूँगा, आप भी करें, आपको इतने पैसे दूँगा। उन्होंने मिलियन डॉलर्स अपनी सिक्योरिटी पे लगाए हैं। 5 साल और तक वो वो बग नहीं हैकर्स एक्सप्लॉइट हुआ। उनसे ज़्यादा एडवांस चल रहे थे। एग्ज़ैक्टली। उस हैकर की हमारी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में थोड़ी-सी इज़्ज़त भी बन गई है, यार भाई, टेक्निकल टर्म में। काम तो अच्छा किया भाई काम तू। अच्छा किया है। ऑब्वियसली कौन अन था पता चला कहीं से? किसी ने क्लेम किया? मेरे ख्याल में बैंकर की टीम इसके ऊपर ना आइडेंटिफ़ाई कर रही है और शायद पहुँच भी गए हैं। ओके। ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि कौन लोग हैं, रिकवरी का भी प्रोसेस। क्योंकि जब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपकी आईपीज़ ट्रेस हो जाती हाँ, हाँ। हैं, लेकिन आप फिर हैकर्स मिक्सर यूज़ करते हैं ना, आपने टॉर ब्राउज़र सुना होगा। जी, 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 जी। तो फिर आप वो वाले राउट्स लेते हैं कि आपकी आईपी भी ना पकड़ी जाए। डार्क वेब, डीप वेब पे हो रहा था सब। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। डिवाइसेज़ भी वही होती हैं जो बर्नर होती हैं, डिस्पोजेबल चल रहे डि हैं डि वो। डिस्पोजेबल। उनका कोई एक ठिकाना भी नहीं होता। कभी कोई साइबर कैफ़े यूज़ कर रहे होते हैं, कभी कोई एयरपोर्ट यूज़ कर रहे होते सर हैं वो। ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही है। यानी कि अ, अगर वो खरीदने भी जाए ना, डिवाइस खरीदने जाएँ, हुँ, तो अमूमन अब तो पाकिस्तान में वो आ गया ना लॉ कि आप आईडी कार्ड वगैरह ले लें, हुँ, मोबाइल खरीदते वक़्त, हुँ, ताकि वो रिकॉर्ड बने। हुँ। तो वो किसी और से खरीदवा लेते हैं, कोई देहात से बंदा उठाएँगे, कहेंगे मोबाइल खरीद दे मुझे। उसको कुछ पैसे देंगे, अगर आप पकड़ेंगे भी तो दूसरा बंदा पकड़ बैठेंगे। पाकिस्तान में होते हैं इस तरह के बहुत डिजिटल ज़्यादा, स्कैम्स? ये जितने भी डब्बा स्कैम्स हैं, हुँ, ख़ासकर जिसमें आपकी केवाईसी इन्वॉल्व्ड है, हुँ। तो अगर आप केवाईसी क्या होती है? नो योर कस्टमर जिसके ओके, केस में आपको अपनी आईडी कार्ड्स और इस तरह की डिटेल्स देनी उनका होती हैं, डेटा पूरा मौजूद है पूरा आपके डेटा पास। मौजूद होता है। हुँ, तो ये केवाईसी लोग हैं जो हैक कर रहे हैं। ओके। लेकिन जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ तक पहुँचती हैं, हुँ। उनको लगता है कि यार ये तो एक गाँव का एक बंदा है, इसको क्या पता? अभी रिसेंटली एक लास्ट ईयर बल्कि केस भी हुआ था अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर वाला, जो कि जी, 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 जी। हाँ, वो तो हाँ। ड्रग्स से थोड़ा सा वो हो गया था। हाँ। बट उसके पीछे पता चला कि अरमगान भी इसी तरह के कोई डब्बा कर रहे थे और वो भी बिटकॉइन में पैसे पाकिस्तान मंगवा रहे थे। हाँ, मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं किया, बट ऐसे ही होगा। और वो कह रहे हैं अरबों में कमाया उन्होंने। सर ऐसे ही है। मैं वो अभी एक डब्बा वो ज़िक्र किया था ना कि एक बंदा जो था जो सिर्फ़ लोगों का पैसे इन्वेस्ट करता है और महीने का 15-20 हज़ार डॉलर सिर्फ़ सैलरी में ले रहा है। ये कौन है? अच्छा वो ये आपने हाँ, ब्रोकरेज उसकी हाँ, बताई थी, हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो इस तरह के स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी हैं। अगर आपने एक नेटफ्लिक्स पर एक सीज़न आया था, जामतारा के नाम से, जानता रहा, जी, 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 वो तो कॉल स्कैम्स थे ना। वो कॉल हम्म। स्कैम्स है, डिट्टो सेम स्कैम्स है। तो हमें तो खुद कॉल आ रही थी, हम एयरवे में बैठे हैं, हमें कॉल आ रही है जीतो पाकिस्तान के पास आपका इनाम निकला है। मैंने कहा अच्छा भाई। दैट्स सो ट्रू, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यार मतलब और जो अच्छा करने इनके वाले पास ना उनको नहीं बिल्कुल एहसास कि हम किसको कॉल कर रहे हैं, उनका आपका डेटा इस तरह से नहीं होता। नहीं, 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 नहीं सर, वो जो कॉल करने वाले बैठे हैं वो डेटा एनालाइज़ नहीं कर पाते। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे साथ अभी रिसेंटली ना मेरी ना मेरे अब्बू से बाइक चोरी हो गई, घर ओके। के बाहर खड़ी हुई। तो शाम को ना एक बंदे की कॉल आती है कि मैं आपकी बाइक जो चोर है ना, वो मैं हूँ। तो अगर आपको बाइक लेनी है तो मुझे 20,000 रुपए दे दें। अच्छा, तो ना मेरे अब्बू ने ना वो उनके दोस्त है पुलिस कमिश्नर, तो उनको बताया कि यार ये क्या सीन है, ज़रा पता करें ना। तो उन्होंने बताया कि होता ये है कि जब आपकी वो एफआईआर वगैरह दर्ज होती है ना, हम्म। वो पुलिस थाने में रिकॉर्ड होता है ना, तो वो रिकॉर्ड कोई ले लेता है, या वो अंदर का बंदा किसी को दे देगा कि यार आज इसने ये शिकायत दर्ज करवाई हेड है। मॉरर की हरकत होगी। हाँ, तो फिर पीछे स्कैमर्स ना उनको इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपकी बाइक चोरी हुई हुई है। पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन है उनके पास। ओ अच्छा, इस उसमें ना एक और भी चीज़ है कि आप फेसबुक पे ऐड लगाते हैं ना चीज़ों के, जी, जी, या जी, अपनी जी। चीज़ कोई खो जाती है तो आप उसका लगा देते हैं, यार मेरी हाँ, बाइक खो गई है, बिल्कुल किसी सर, को मिल जाए, मेरा फ़ोन खो गया, किसी को मिल जाए, उस नंबर पे कांटेक्ट करें। काफ़ी लोग वहाँ पर भी आके ये करते हैं हरकतें। ऐसे ही है। वो एग्ज़ैक्टली उनको पता होता है ना कि आपकी पेन क्या है। आपकी चीज़ खो गई है, वो मेरे पास है, आप मेरे से ले लें, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये डेटा यहीं कहीं से लीक हो रहा होता है। क्योंकि आपने क्रिप्टो के बारे में ना इतनी इन डेप्थ एनालिसिस करके बता दिया है, मैं सिर्फ आम अल्फाज में आवाम के लिए, हमारी यंगस्टर के लिए जो स्पेशली क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, स्कैम से कैसे बचा जाए और क्रिप्टो में किस तरह से एक्सेल किया जाए, ट्रेडिंग हो या आप अपने माइनिंग हो, या उसमें आप जिस तरह से अपना एसेट बनाना चाहते हैं, किस तरह गाइड करेंगे यूथ को? सर मैं तो एक आइडियलिस्टिक टर्म्स में बताऊँगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट, यस। वो तो है ही नहीं। हम्म तो अगर आप लोग या जो भी यंगस्टर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम्म ट्रेडिंग के केस में सबसे अहम होता है डू योर ओन रिसर्च, हम DYOR कहते हैं। हम्म जब तक आप खुद कन्विंस नहीं है, अब अमूमन क्या होता है हम रिसर्च बोरो करते हैं, मेरे दोस्त ने हम्म बताया तो चलो पीछे चल पड़ते हैं। हम्म तो थोड़े से बेसिक सवाल पूछने हैं, तो आपको ना उधर ही क्लियर हो जाता है। हम्म और सबसे अहम ये है कि ग्रीड फैक्टर आने ही नहीं देना।
फोमो तो नहीं आने देना। वो तो है सर हमारा। इसके अलावा क्योंकि यही तो एक्सप्लॉइट हो रहा है, इसके अलावा और इन 2 चीज़ों ने तो बेड़ा गर्क किया, योलो और फोमो। बिल्कुल तरह ही है। दोनों एक्सट्रीम्स पर है। बताइए इसी की निस्बत एक इदारा है पाकिस्तान में काम कर रहा है जो लोगों ओके। से फंड्स कलेक्ट कर रहा है इस बुनियाद के ऊपर कि आप लोग हमें पैसे दें, हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे और आपको 1% 2% डेली यील्ड देना शुरू कर तो देंगे। अपना एक्सचेंज है उनका या वो ब्रोकर बने हुए हैं? वो ब्रोकर बने हुए हैं ओके। और पीछे उनके ऑपरेशंस क्या हैं हुँ, वो लोगों को नहीं पता। तो ओके। लोगों को सिर्फ इस तरह के लोगों से बचना है। इसको बचने का तरीका एक सिंपल है। जब हम परमिशनलेस या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बात करते हैं ना, हुँ, तो उसमें खूबसूरत चीज़ ये है कि हर चीज़ विजिबल है। ओके। यानी कि अगर कोई बंदा आपको बता रहा है ना कि मैं ऐसे पैसे बनाता हूँ, हुँ, तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या अगर ब्लॉकचेन पर है तो उसका ना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम होता है हुँ, जो बताता है कि अगर आप इसमें पैसे डालेंगे तो ये पैसा किस और जगह पे इन्वेस्ट होगा। उसकी ओके। पूरी ट्रेल एग्जिस्ट करती है। यानी कि कोई भी बंदा जो सॉफ्टवेयर पढ़ सकता है ना, हुँ, वो ये बता सकता है कि जो कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन ये क्लेम कर रहा है कि हम हुँ, आपको पैसे से पैसा बना कर दे रहे हुँ। हैं, तो वो उसके सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन लेमैन को तो नहीं पता होगा ना मौज़म भाई ये। हाँ, तो उसके केस में बेस्ट एडवाइस यही है कि जब तक चीज़ों को ना पता हो हुँ। आप इन्वेस्ट ना करें। जिस इदारे के बारे में आपने बताया तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई क्रैकडाउन नहीं कर रही? कोई उसके ऊपर कंप्लेंट्स नहीं स- है? क्योंकि अगर हाँ, उसने स्कैम किया तो काफ़ी लोगों को उससे बिल्कुल बिल्कुल नुकसान बिल्कुल। पहुँचा होगा ना? अभी बता के गवर्नमेंट्स के जो वो स्पेसिफिक ये वाला पोर्शन है कि इसको हम किसी जुर्म के तहत पकड़ लें। हुँ, लोग कंप्लेन लेकर जा नहीं रहे, लोगों को अभी यील्ड्स मिल रही हैं। जैसे स्कैम होगा निकल जाएगा। मेरे ख्याल में एक और भी हमारे पास ना इस तरह का केस एग्जिस्ट करता था, वो क्या? क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं था, हुँ, लेकिन वो था ये वो शौकत मरवत वाला। हुँ। वो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। नहीं, क्या हुआ था? खैर वो लोग ये करते थे कि लोगों से पैसा लेता था और उससे कहता था कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ ओके, और हर महीने 20-30% दूँगा, व्हिच ओके, इज़ वेरी ह्यूज। और उसने तकरीबन 2.5 साल तक ये स्कैम खींचा ओके। और मेरे ख्याल में कोई 11 अरब या 14 अरब रुपए उसके ऊपर करप्शन का केस है और तो ये तो वही है ना डबल शाह वाला सीन ही है ना, एग्ज़ैक्टली, जो आपके साथ डबल शाह ने किया है, जो ट्रेजर हाँ, एनएफटी करके किया है, वो हर 2-3 साल बाद एक कैरेक्टर आता है, हाँ। वही हरकत करता है, बस शायद एसेट बिल्कुल, बिल्कुल, डिफरेंट बिल्कुल हो। नए नाम के साथ आ हाँ, जाएगा। या एसेट डिफरेंट हो, कोई प्रॉपर्टी के नाम पे कर रहा है, कोई गोल्ड के हाँ, नाम पे कर रहा है, कोई हाँ, बिटकॉइन के नाम पे कर रहा है, कोई एनएफटी के हाँ। नाम पे कर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अवाम जहाँ शॉर्टकट ढूँढेगी, वहाँ जाएगी। वहाँ नुकसान का मैं खदशा है। मैं मैं आप बता रहा हूँ मैं तकरीबन 4-5 सालों से हम क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं, हुँ। राइट? रफली $2.5 बिलियन हमने सिक्योर किया हुआ है। ओह! मेरी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं है, कभी नहीं की। अच्छा। सो पॉइंट ऐसा नहीं है कि आई डोंट बिलीव इन क्रिप्टो। यू डोंट ट्रस्ट। मैं ट्रेडिंग पे ट्रस्ट नहीं करता। मैं ओके। बिटकॉइन या इथेरियम या जिन कॉइन्स पे या लिंक वगैरह ऑफ़लाइन की हद तक ठीक है। हाँ, जहाँ तक मैं ट्रस्ट करता हूँ, हुँ, वो उनकी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए लेके रख दी है। हुँ, वो नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ट्रेडिंग नहीं आती। हुँ। तो जब नहीं आती है हालाँकि मैं इतना सिस्टम डीप जानता हूँ, मज़े की बात ये है कि मैं तो एक्सचेंजेस आप वो गार्ड है जो बैंक के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन जिस बैंक को गार्ड कर रहा है उसके अंदर अकाउंट नहीं है उसका। कह सकते हैं आप आप कह सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये वो गार्ड है कि मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि ये वॉल्ट कैसे बना था। हाँ, समटाइम्स तो वॉल्ट्स मैंने खुद बनाया है। ये जो ओके, यील्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये मैंने खुद भी लिखी हैं। सही। मार्केट मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये हुँ, हमने खुद लिखी हैं कि पैसे कैसे बनते हैं। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व किया है। लेकिन उसके बावजूद जो मैंने खुद लिखी है ना, हुँ, जो पैसे बनाने उसमें तो मैं डाल देता हूँ क्योंकि हुँ, मेरा अपना लिखा हुआ है हुँ, और वो अगर डूबेगा तो मेरा था। हुँ, जो मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं डालता पैसे। वो हुँ, जितना मर्ज़ी फोमो आ जाए कि यार इसके ऊपर मैं बताऊँ ये टेरा लूना वाला केस, हुँ। तो हम लोग एक फर्म के साथ ऑडिट कर रहे थे, टेरा लूना, पूरा प्रोटोकॉल। तो रफली तो डिज़ास्टर हुआ था सर। बहुत बड़ा $48 बिलियन लूज़ हुआ, उफ़! 48 बिलियन। उसकी वजह से तो रियल हुआ क्या बिज़नेस था? इसके पीछे की कहानी क्या है? टेरा लूना के केस में हुआ ये था कि उनका एक कॉइन था यूएसटी ओके, जो कि स्टेबल कॉइन था। ओके। यानी कि उसकी प्राइस हमेशा $1 के साथ पेग्ड रहेगी। हुँ, अब जो उसका पेगिंग मैकेनिज़्म है ना वो एल्गोरिथमिक था। अमूमन ओके। पेग करने के 2 तरीके हैं। हुँ, एक तो ये है कि आप यूएस डॉलर अपने ट्रेज़री में डाल दें हुँ, और उसकी ब्लॉकचेन पर रिप्रेजेंटेशन दे दें। ओके, जो प्रूव करती हो कि यार इतने यूएस डॉलर्स हैं और ये उसके वर्थ के ये यूएसडी है। ओके। ये जैसे यूएसडीटी काम करता हुँ, है। हुँ, पीछे प्राइस बॉन्ड्स हैं जो भी है यूएस हुँ, हुँ। ट्रेज़रीज़ है और उसके टॉप पर उसका यूएस डॉलर चल सही रहा है। है। दूसरा तरीका है कि बस एल्गोरिथमिकली मेंटेन करने का, हुँ, जिसमें हुँ, आप डिमांड और सप्लाई को उनके शॉक्स को देखते हुए बरकरार रखते हो कि अच्छा $1 पे प्राइस रहेगी। सही है। अब लूना के जो एक्चुअल ऑपरेशंस है ना वो है कि नेटवर्क डिमांड लूना की टर्म में आती है। यानी कि जब आप टेरा या वो ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं तो हुँ, लूना फीस के तौर पे करते हैं। ओके। तो जितनी फीस यूज़ होगी इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा नेटवर्क डिमांड है। हुँ, तो जब लूना सप्लाई में ज़्यादा होता है
और यूएसटी की प्राइस अगर $1 से ऊपर चली जाती है, हम्म तो आप यूएसटी और लूना बर्न या मिंट करके प्राइस वापस लेकर आ जाते हैं। इसका सिंपल सा तरीका ओके ये है कि जब आप बर्न करते हैं तो सप्लाई से चीज़ निकल जाती है, तो प्राइस हम्म ऊपर चली जाती है। जब आप मिंट हम्म करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, हम्म तो आपकी प्राइस नीचे आ नीचे आ जाती है। जाती है। तो ये जो इसका बर्निंग और मिंटिंग मैकेनिज्म है ना, इसके केस में लूना या टेरा जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा प्रिंट कर चुका था ऑलरेडी। ओके सही है, क्योंकि उसको लगा कि नेटवर्क, उसने स्पेकुलेट किया कि नेटवर्क डिमांड बढ़ेगी तो मैं पहले से प्रिंट कर लेता हूँ, तो सपोज अपने आप में फ्यूचर में चल रहा था। फ्यूचर्स में चल रहा था। हम्म अब उसको रोकने के लिए इसने बहुत सारी चेपियां लगाई। हम्म उसमें से एक चेपी थी एंकर प्रोटोकॉल। ओके एंकर प्रोटोकॉल पे एट द टाइम जब लूना हैक हुआ था, $14 बिलियन स्टेक था। तो एक तरीका ये होता है कि जब आप ये मुल्क में करेंसी बढ़ जाए ना, तो आप प्राइस बॉन्ड्स निकाल दो कि ओके लोग वो खरीद के हम्म आपकी करेंसी सर्कुलेशन सप्लाई से निकाल दो। हम्म यही केस स्टेकिंग का है कि आप ओके। वो जो एक्सेसिव यूएसडी है ना, वो वापस आके स्टेक कर दो, हम उसके बदले में आपको यील्ड देना शुरू तो कर दें। इतना सडन क्रैश हुआ कैसे था? अब ये चेक करें ना, वो यील्ड दे रहा था स्टेबल कॉइन पे 20% एनुअल। ओके मतलब कोई भी नहीं दे रहा ना, हम्म 20% एनुअल स्टेबल्स के ऊपर कोई यील्ड नहीं दे सकता, रियल वर्ल्ड बिजनेसेस भी नहीं दे पाते। तो वो क्यों दे रहा था? इन्फ्लेटेड था, फेक था। फेक था। ओके यानी कि चूंकि पैसा स्टेक हुआ हुआ है ना, और यूएसडी वो हवा से मिंट कर सकता है, तो वो गोरों का डबल शाह चल रहा था। वो गोरों का डबल चार्ज चल रहा था। ओके और उसने ना मेंटेन भी किया ये, इसको एक्चुअल में हैक हो जाना चाहिए था 1.5 साल पहले। इसने अच्छे खासे डिफरेंट काउंटर मैयर्स लिए कि यार ये स्टेबिलिटी ना टूटे, ओके लेकिन कोई मार्केट में एक बंदा था जिसने इसको मैनिपुलेट करना था। तो उसने टेरा लूना क्रैश से एक्चुअल में पहले, उस क्रैश से पहले कोई 1.5 बिलियन के यूएसटी लिए, उसके कॉइन 1.5 बिलियन के लेके रख दिया उसने। बस वो इंतजार कर रहा था कि जिस दिन इसकी मार्केट की लिक्विडिटी कम होना, तो मैं ये यूएसडी बेचूंगा, तो डम कर दूंगा पैग सब। टूटेगी तो लोग निकल जाएंगे। तो वो दिन आ गया उसके लिए। वो दिन ये था कि तो इन्होंने ना क्रैश ऑर्गेनिक थी ही था उसका, नहीं, इनऑर्गेनिक था ना, मतलब कि लेकिन एक मार्केट इंडिविजुअल की तरफ से हुआ था ये। इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है पीछे, ओके बट पूरा मार्केट मैनिपुलेट करके किया गया। ओके एक्चुअल में जिस दिन अटैक हुआ था ना, या हैक हुआ था, वो दिन ये था कि लूना अपनी लिक्विडिटी एक पूल से दूसरे पूल पे मूव कर रहा था। ओके सही है, ताकि उसमें लिक्विडिटी डेप्थ ज़्यादा हो जाए। हम्म तो जब उसने पूल से लिक्विडिटी निकाली ना, तो वो थिन हो गई। तो उस बंदे ने इधर प्राइस अनपैक की, यहाँ पे उसने यूएसडी दूसरे पूल में जाने नहीं दिया उसको। दूसरे पूल में जाने नहीं दिया। जब यहाँ से पैग टूटी ना, तो लोगों का फोमो बढ़ा, लोगों ने और बेचना शुरू कर दिया, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बिकना शुरू हो गया। तो जो टेरा की ट्रेजरी थी, वो अपने बिटकॉइन बेच के प्राइस मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। वो 1.5 बिलियन ऑलरेडी लेके बैठा हुआ था। उसने उसमें से मेरे ख्याल में कोई 100-200 मिलियन और डंप किया, फिर हाथ में नहीं आया। ओके सो वो काइंड ऑफ मिक्स था अटैक। एक कि इस हमने ना इसके ऊपर प्रॉपर एक स्ट्रेस टेस्ट मॉडलिंग भी की। एक कि लूना की अपनी जो रिडेम्पशन या उसका मिंटिंग बर्निंग प्रोसेस है, वो वीक था। ये प्रॉब्लम तो था, लेकिन उसके बावजूद वो चीपी चुपी लगा के चल रहा था। पैच वर्क पे चल रहा हाँ, था। पैच वर्क पे चल रहा था, लेकिन जो मार्केट मैनिपुलेट हुए ना, वो उसके हाथ में नहीं है पे। पाकिस्तान पे फर्क पड़ा था इस चीज़ का? जी सर, पाकिस्तान में एक स्टार्टअप था हम्म जिसका इन्वेस्टर लूना में इन्वेस्टेड था। तो ओके जब ये लूना क्रैश किया, $48 बिलियन में उसका पैसा भी गया। तो उस स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट रुक गई और वो स्टार्टअप फिर ख़त्म हो गया। अच्छा खासा बड़ा स्टार्टअप था। उसके अलावा कोई पाकिस्तान में इस तरह का केस नहीं होता? वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारे लोगों का हाँ, सुनने में बहुत आया सारे था। हुआ है जो मैंने सुना है। बहुत इसके बड़े अलावा बड़े भी स्टार्टअप्स बंद हुए इसकी वजह से। बिल्कुल, इसके अलावा भी हुए होंगे, लेकिन जो मैंने सुना है वो यही वाला था। अच्छा मतलब भाई, अगला लूना कौन सा कॉइन लग रहा है आपको कि जो कभी भी आवाम को डिच कर देगा? हाँ, मतलब इतना बड़ा क्रैश पुल आउट करने के लिए मेरे ख्याल में इसके बाद एक FTX आया था, उसने भी अच्छा खासा आवाम को चूना झटका लगा दिया है। था। अभी मुझे लगता है कि जितने थे वो फेड आउट हो गए हैं। हाँ, शायद आई गेस हो। अवेयरनेस लोगों को होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अब लोगों ने ना कॉम्प्लेक्स पाथ्स लेना शुरू कर दिए हैं। ओके लाइक क्रैश तो नहीं मार्केट के केस में, बट अगर हम सेंसरशिप की बात करें, जैसे कि स्टेबल कॉइन्स का एक चल रहा है, लूना भी। देखें, सबसे पहला सवाल ये है कि एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स को लोग क्यों प्रेफर कर रहे थे? उसकी वजह ये थी कि वो स्टेबल तो था, लेकिन वो सेंसर नहीं किया जा सकता था। यानी कि प्रिंट कैसे होगा उसका रूल तय है कि माइनिंग इस किस तरह एल्गोरिदम के होगी तहत उसकी। हाँ नया डॉलर प्रिंट होगा। हम्म, ये डॉलर आपने कहीं ट्रांसफर करना है, कुछ भी करना है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ओके सही है। बाकी इसके काउंटर में जो स्टेबल कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे USDT है या USDC है, खासकर जो गवर्नमेंट बैक्ड है, उनके केस में सेंसरशिप रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि मैं अगर अपने इथेरियम है या बिटकॉइन नेटवर्क पर हूँ, मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र करूँ ना, तो मेरे ऊपर ना कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता ओके
एज ए नेटवर्क, वो एक अलग तरीका है कि मैं आपका इंटरनेट बंद कर दूं, मैं आईएसपीज को कहूँ कि इसी ट्रांजेक्शन मत जाने हुँ, दो, मैं रिलेयर्स को ना लेकर हुँ। जाने दूं, बट वंस द ट्रांजेक्शन हैज रीच्ड द नेटवर्क, फिर कोई सेंसर नहीं कर सकता। उससे पहले वाला तो नेटवर्क का पार्ट ही मौसम नहीं भाई है। देखिए क्रिप्टो जिस जिस बुनियाद पे इंट्रोड्यूस हुआ था वो ये था ना डिसेंट्रलाइज़ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन लेकिन आप उसके पैरेलल में यूएसडीटी आपने खड़ा कर दिया। बिल्कुल। तो ये यूएसडीटी सेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा। सर आयरनी तो यही है ना कि बिटकॉइन कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया था जब बिटकॉइन ईटीएफ्स में कन्वर्ट हुए थे। जब हुँ, बिटकॉइन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुआ तो हुँ। आवाम सेलिब्रेट कर रही थी। कि लीगल हो गया अब तो। ली ली सो उनके मुताबिक लीगल हो गया। एग्जैक्टली आयरनी यही है कि हाँ, जो सिस्टम बना था इसी सिस्टम को लड़ने के लिए हुँ। गवर्नमेंट्स को, वही गवर्नमेंट्स कहा फिर तो ये भी जाता है कि ये जो बिटकॉइन जो पूरी कैंपेन है, ये पूरा जो एक प्रोजेक्ट है, ये सीआईए का है। हाँ, ये मैंने भी रिसेंटली कहीं न कहीं से सुना है। यस। मुझे इसके पीछे की एक्चुअल वो नहीं पता डिटेल्स कि ऐसा एक है कि कंस्पिरेसी थियरी है। हाँ, कि हो सकता है कि अल्टरनेट सिस्टम हो। मतलब कि अगर कॉन्स्पिरेसी मिलाएँ तो चाइना ने बैन कर दिया है इसको, यस, तो क्वाइट पॉसिबल अगर इस हिसाब से यस, देखा यस, जाए। देयर इज़ समथिंग हाँ, फिशी। हाँ। और बहरहाल यूएसडीटी के केस में भी अभी कुछ कुछ रिसेंट उसमें हुआ था कि यूएसडीटी तो एक डिजिटल करेंसी है, हाँ, सही है, उससे लोग आप सारे अपने डिजिटल कॉइन्स बाय करते हैं, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन में ये मसले होने शुरू हो गए। सर ऐसे ही है। क्योंकि जब भी आप स्टेबल कॉइन बनाते हैं ना, हुँ, तो गवर्नमेंट आपको कुछ रेगुलेशंस देती है। हाँ, तो उसमें एक एक रेगुलेशन ये है कि आपके पास किसी भी बंदे की ट्रांज़ैक्शन फ्रीज़ करने का बैकडोर होना चाहिए। ओके, तो यूएसडीटी में वो डोर है। अमूमन ये यूएसडीटी ने इस्तेमाल किया है फॉर अच्छे पर्पसेस। ओके, जब फ़र्ज़ करो कि कोई प्रोटोकॉल हैक हो गया, हुँ, मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ यूएसडीटी, तो यूएसडीटी वाले उसके वॉलेट को बैन कर देते थे कि ओके, अब यूएसडीटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो फिर सही, हैकर्स ने तरीका ढूँढना शुरू कर दिया कि यूएसडीटी में जाएँगे नहीं, ईथ ले लेंगे। लेकिन इसके फिर काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें भी हुई हैं। सही, यानी कि जैसे कि पैलेस्टीन फंडिंग है, हुँ, कोई बंदा भेजना जा रहा है, यूएसडीटी ने वो बैन कर दी। ओह! तो वो आप समझें जो एपॉलिटिकल सिस्टम था उसको पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया, हुँ, इन्हीं बैकडोर्स की वजह से। तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो भी कहीं न कहीं सेंट्रलाइज़्ड होती दिख रही है आपको? मौसम में फिर तो यही मुझे बात है कि लग कान रहा है यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, आपने आना तो गवर्नमेंट के अंडर ही है। ऐसा है। एक दिन घूम फिर के कहीं न कहीं बिटकॉइन लगेगा कि किसी न किसी का सेंट्रलाइज़ हुआ है। हाँ, ऐसा है, लेकिन मैं आज का जिस फ़िलॉसफ़ी को देख रहा हूँ ना, वो है साइफ़रपंक फ़िलॉसफ़ी। यानी ओके। कि हर स्टेट में अनार्किस्ट माइंडसेट रहे हैं। हुँ, आप देखें कि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व कर गई है हुँ, कि सर्वेलेंस के नाम पर हुँ। आपके मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफ़ोन्स हो गए, ओह यस आपके सर। कैमराज़ हो गए, सब कुछ आपके डिजिटल हुँ, फुटप्रिंट क्रिएट किया जा हुँ, रहा है। लेकिन जो मैथमेटिशियंस हैं या हुँ, जो हुँ, टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, हुँ, ख़ासकर जो फ्रीडम पे बिलीव करते हैं, हुँ। तो उन्होंने ना उसके काउंटर में टेक्नोलॉजीज़ भी बनाई हैं। जैसे ज़ी कैश एक्चुअल में इसलिए बना था। ओके, ज़ी कैश बिटकॉइन का ही एक सिस्टर नेटवर्क है। ओके। तो उसका कोर फ़लसफ़ा ये है कि जब आप ट्रांज़ैक्शन करते हो, ना तो सेंडर का पता होना चाहिए, ना रिसीवर का पता होना चाहिए, ना ही अमाउंट पता होनी चाहिए। एजेंसीज़ क्या कर लेंगी? गवर्नमेंट किस तरह से उसको मोनेटाइज़ या मॉनिटर करना शुरू बट करेगी? सर एक एक आम इंसान जो एक ट्रांसपेरेंट ज़िंदगी गुज़ार रहा है, हुँ, सही है, जिसको कोई गलत काम नहीं करना, हुँ। वो ये क्यों यूज़ करेगा? मैं मेरी मेरी फ़िलॉसफ़ी डिफरेंट है। मैं प्राइवेसी को ऑप्शनल नहीं कंसिडर करता। मैं प्राइवेसी को कभी इस आर्गुमेंट में तो लेता ही नहीं हूँ कि मैं इसलिए प्राइवेट रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम करता हूँ। मैं प्राइवेसी को तो ऐसे लेते नहीं हूँ। प्राइवेसी ओके, मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं गलत काम करूँ या ना ठीक है। करूँ, प्राइवेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ बट नहीं। अगर कोई ट्रेल नहीं है, कोई बिल्कुल एनोनिमस हैं आप, तो उसमें ज़्यादा खुराफाती दिमाग वाले लोग इन्वेस्ट नहीं होंगे इस चीज़ में? शुरू-शुरू में हमेशा ऐसा होता है। हुँ। लेकिन आप देखिए ना, खुराफाती लोगों की इकोनॉमीज़ जो है वो इतनी छोटी-सी होंगी। यानी कि 200 मिलियन 300 मिलियन पे जाएँगी। हुँ। अब बिटकॉइन ले लें। बट सर प्रॉक्सी वॉर्स में आपको पता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं इस वक़्त दुनिया में। हाँ, लेकिन मैं उ उस एंगल पे आ रहा हूँ कि खुराफाती लोग जो इस नेटवर्क को यूज़ करेंगे। हुँ। बिटकॉइन तो शुरू के प्रॉक्सीज़ ये यूज़ नहीं करेंगी? चूज़ कर सकती हैं। लेकिन अब उसके केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही नेटवर्क एक्ज़िस्ट करता है। ये ओके। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ। प्रॉक्सीज़ तो आपकी गेमिंग नेटवर्क को भी यूज़ करती है, जिस पे आप पबजी गेमें खेल रहे हैं। वो हुँ। उसको अपने कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे यूज़ डिस्कॉर्ड यूज़ करती होता है। है उसमें तो। ऐसे ही है। हुँ। तो ये इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ क्या नाम है, ब्लॉकचेन की प्रॉब्लम है कि अगर हुँ। आपके पास मनी ट्रेल्स वगैरह नहीं वो मिल अपना रहे। रास्ता खुद निकाल लेते हैं। हाँ, या दूसरे केस में ना एक और तरीका है, हुँ। व्हिच इज़ कि अगर आपको मनी ट्रेल्स वगैरह चाहिए भी, जो मुझे लगता है वो है आपके पास प्राइवेट कंप्यूट, जिसका आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट अगर आपसे कुछ मनी ट्रेल माँगना चाहे ना, तो आप स्पेसिफिकली वही ट्रेल प्रोड्यूस करके दिखाएँ। ओके। बजाय इसके कि आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दें और उसे कहें हुँ। कि आप ट्रेल निकालें, हुँ। गवर्नमेंट अगर फ़र्ज़ करो मेरे ऊपर केस करती है, हुँ। तो ऑन डिमांड आना चाहिए कि मुझे लगता है कि आप चोर हैं, हुँ। आप ना मनी ट्रेल दें, हुँ। मैं मनी ट्रेल प्रोड्यूस करके दूँगा। अगर मैं एविडेंस नहीं दे पाता तो फिर गवर्नमेंट कंसिडर कर ले। ओके। इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ इतनी हद एक्ज़िस्ट तक करती हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ, ज़ी कैश में भी है ये बाय द वे। जवाबदेही है। हाँ,
कि अगर कोई ऑडिटर आ जाता हुँ, है कि वो ये कहता है कि आपको मनी ट्रेल प्रोड्यूस करनी है, हुँ, तो आप उसमें ना फिर चूँकि ये तो पता होता नहीं है कि ये ट्रांज़ैक्शन भेजी किसने है, हुँ, तो फिर आप उसको कंडीशनली प्रूव करके दिखाते हो कि मैंने ही भेजी है। इसके पीछे ओके। मैथमेटिक्स एग्ज़िस्ट करती है। अच्छा मौज़म भाई, प्रॉक्सीज़ के साथ-साथ जो नॉर्मल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिस तरह हम यहाँ पे वो कहते हैं कि हवाला डॉलर हो के पैकेट भिजवा दिए जाते जी, हैं जी, जी। बाहर, तो ये क्रिप्टो आने के बाद ये ज़्यादा काम आसान नहीं हो गया? हाँ, शुरू-शुरू में इवन के जो बिटकॉइन नेटवर्क हुँ, है ना, वो सिर्फ़ यूज़ ही उन्हीं ट्रांज़ैक्शन जो इलिसिट ट्रांज़ैक्शंस है, उन्हीं के लिए यूज़ होता था। ओके। जैसे कि डार्क वेब के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन बिटकॉइन में होती थी। हुँ, उसके क्रैकडाउन के बाद हाँ, शुरू-शुरू में इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी थी। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर पा रही है, क्योंकि आपके पास कंप्लीट ट्रेल है ना, जैसे मैंने अभी हुँ, डस्ट अटैक का भी ज़िक्र किया था, हुँ, कि आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो। सही है। सो एक काम रह गया, वो ये है कि इन वॉलेट्स के पीछे रियल आइडेंटिटीज़ निकालना। ओके। तो गवर्नमेंट्स ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है और उनको पता है। अगर आप नंबर्स की बात मतलब टर्म्स में बात करें तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में अगर मनी लॉन्ड्रिंग सपोज़ली 50% हो रही है, हुँ, तो बिटकॉइन के टर्म्स में वो शायद 0.1% होगी। लोग यूज़ करते हैं, हुँ, इवन कि मेरे ख़्याल में यूक्रेन वॉर में भी यूज़ हुआ है, यस, ईरानियन सैंक्शंस को बायपास करने के लिए भी यूज़ हुआ है। यस। बट द पॉइंट इज़ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट्स का क्या रोल है, एक सिस्टम ही एपॉलिटिकल है। हुँ, उस सिस्टम को पॉलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत ही क्या है? बट इससे दुनिया की इकोनॉमीज़ जो छोटी इकोनॉमी है, उनको फ़र्क पड़ सकता है सर? हाँ, सर वो ना अपने एंड पे एंट्रीज़ पे मसला करें ना कि ये हम पैसा एंटर ही नहीं होने देते। कैसे? बिटकॉइन नेटवर्क डायरेक्टली कोई एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा ना कि आपके उसके अंदर बैठा हुआ। हुँ, वो कुछ ना कुछ एग्ज़िट पॉइंट्स लेता होगा, उसको कोई फ़िज़िकल माल ही खरीदना होगा जिसमें वो हुँ, उस करेंसी को यूज़ करेगा। हुँ, तो आप वहाँ पे जो पी टू पी वाला हुँ। हिसाब-किताब है ना, जो हवाला वाला है, तो ये प्रॉब्लम हवाले की सॉल्व तो करने वाली है। पी2पी में तो अब यही हो रहा है कि हमारे साथ अब जहाँ पाकिस्तान में जितने भी पी2पी वाले जो पकड़े जा रहे हैं, उनके अकाउंट सीज़ हो रहे हैं। तो यही करने की ज़रूरत है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम बिटकॉइन की नहीं है, ये इन नेटवर्क्स की नहीं है, ये हवाले की प्रॉब्लम है। वो तो इसके बगैर भी हुँ। एग्ज़िस्ट कर रही है। लेकिन इसमें एक और भी तो तरीका है ना कि आप एक बड़े ट्रेडर हैं, सही है, ठीक है। जिसमें आपकी समझ लें कि मंथली की हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड डॉलर्स की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको पैसे देता हूँ हुँ, कि आप ये ट्रेडिंग में लगाओ और ये वहाँ से मैं यूएस से इसके यूएसडीटी निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो ये भी तो तरीका हो सकता है कि बीच में एक बड़ा बंदा डाल हाँ, दो। हाँ, हाँ। सर ये हुआ ना एनएफटीज़ के केस में आपने देखा होगा कि मिलियन डॉलर्स एनएफटीज़ बिक रहे थे। हुँ। वो एक्चुअल में मनी वाइट ही हो रही थी। हुँ। वो ये अच्छा ये प्रॉब्लम सिर्फ़ ब्लॉकचेन की भी नहीं है। ये आर्ट की दुनिया में वैसे ही चल रही थी। अच्छा मतलब ये तो टिकटॉक लाइव पे भी हो रहा है। हुँ, ये जो गिफ्टर्स हैं ना जो लाखों-लाखों की गिफ्ट बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से उन जो लाइव पे जो पर्सनैलिटीज़ बैठी होती हैं, वो हाँ, उनको गिफ्ट कर रहे होते हैं और फिर उन्हीं के ऑफशोर अकाउंट से बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ से निकाल भी रहे होते हैं, उनको थोड़ा-सा एक शेयर दे देते हैं 10% 5% जो भी उनका बनता है। तो ये बिल्कुल, मनी बिल्कुल। लॉन्ड्रिंग तो इसके थ्रू भी हो रही है। हाँ, वो लव स्कैम्स वग़ैरह और ये सारा कुछ ना इसके तहत भी हो रहा है। यानी कि आपको ना कोई एक फ्रंट फेस चाहिए। हुँ, अब उस फ्रंट फेस को चूँकि जब आप किसी भी आर्ट फॉर्म में सब्जेक्टिविटी डालते हैं ना कि यार हुँ, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हुँ, कहेंगे सब्जेक्टिव है। हुँ, आप उसको तो प्रूव तो कर ही नहीं सकते। वो हुँ। चाहे आप किसी क्या नाम है लाइव टिकटॉक में कोई आपको इन्फ्लुएंसर पसंद आ गया तो आपने कहा मैंने ऐसे ही डोनेट कर दिया। हुँ। या चाहे आप क्या मुझे ये एक फ़िज़ूल सा सर बंदर पसंद आ गया। 15-15 मिनट में 2-2 करोड़ रुपए ले जाते हैं सर वो लोग। 15 मिनट में 2 करोड़ रुपए कौन दे रहा है उनको? और हाँ, क्यों दे रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। और वो 2 करोड़ जो उनके अकाउंट में गिर भी रहे हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। तो उसके केस में पॉइंट वहीं पर आ जाता है कि टेक्नोलॉजी ऑल्दो आपकी क्रॉस बॉर्डर इनेबल में भी कर रही है। हुँ। तो आप इसके अपने एंट्री पॉइंट्स के ऊपर इसके डबल चेक्स लगाना शुरू कर दें, जैसे इमिग्रेशन लॉज़ वगैरह हैं, हुँ, हुँ, कि जब पैसा मेरे मुल्क में उतर रहा है हुँ। तो किस लॉज़ के तहत उतरेगा। लेकिन सर ऑफ़शोर कंपनीज़ जो हैं, वो तो फिर कहीं वहाँ एग्ज़ैक्टली। कहीं बहामास पे बैठे हुए हैं, हाँ, हाँ, कहीं वो हाँ। पनामा में बैठे हुए हैं। वो गवर्नमेंट तो वैसे भी उनको नहीं पकड़ पा रही थी ट्रेडिशनल फाइनेंस में। हाँ, तो इसमें ब्लॉकचेन कैसे पकड़ेंगे? हाँ, इसमें और मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल लेकिन चूँकि मुझे ये लगता है कि मैं एडवोकेसी इसलिए आज से कर रहा हूँ कि इसके बेनिफिट्स ना इसके डिसएडवांटेजेस से बहुत ज़्यादा है। हुँ, देखें फेयरनेस ना हमेशा हुँ, फेयरनेस का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा रूल बन गया है ना, हुँ, वो चाहे मेरी फ़ेवर में जाए या ना जाए। हुँ। मैंने रूल बन पहले गया है। रूल बन गया, सोशल हुँ, कंसेंसस है, हुँ, मैं उसको फ़ॉलो करूँगा। दिस हुँ, मीन्स फेयर। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क समव्हाट इस तरीके से ना हुँ, एपॉलिटिकल हैं कि आपने एक दफ़ा पॉलिसी बना हुँ, दी, वो उसके ऊपर चलते रहेंगे। बजाय इसके कि आप इमोशंस या मूड्स पे बना रहे हो या जैसे इंटरेस्ट चेंज होता है हुँ। आप पॉलिसी चेंज कर दें, तो ये लोगों के लिए मसला हो जाता है। अच्छा, ये पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट कितनी बड़ी है? क्या फ़िगर है? पाकिस्तान दुनिया में टॉप 7 पर है ओके। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, सारे फ्यूचर स्पॉट सारा कुछ मिला-मिलू के। तो चेन चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट है, मेरे ख्याल हुँ, में 2023 की है ग़ालिबन शायद हुँ। 2024 की है। उसमें पाकिस्तान ने कोई करीबन $30 बिलियन ट्रेड किया।
$30 बिलियन ट्रेड किया है। जी तो मतलब हमारे अगर अब देखा जाए तो जो हम पिछले साल जो सारी शर्तें मान के बैठे हुए थे, आईएमएफ की मिन्नतें तरले कर रहे थे, वो सिर्फ $6 बिलियन के बिल्कुल लिए कर बिल्कुल रहे थे, और 30 बिलियन के हमने क्रिप्टो घुमा दिए हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान की आवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से भी सुना होगा और ये ट्रू फिगर्स हैं। हाँ। अच्छा मौसम भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के बिजनेस को लेके किसके क्या फ़र्क पड़ सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है? फिनोमिनल। क्या? पाकिस्तान की पूरी बिजनेस लैंडस्केप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चेंज की जा सकती है। जैसे कि यूजुअली जो क्लासिक एग्जांपल दी जाती है वो ये है कि आप अपनी रियल एस्टेट को अगर ब्लॉकचेन सिस्टम्स के साथ ऑपरेट करना शुरू कर दें तो आपके पास सारे करप्शन, डबल फाइलिंग और ये डबल कोलैटरल सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। ओके। आपके पास पूरी ट्रेसेबिलिटी है। लेकिन ये ब्लॉकचेन से ज़्यादा डिजिटाइजेशन की प्रॉब्लम है हाँ, कि वो हमारे पास पहले फाइल डॉक्यूमेंट्स आपके डिजिटल तो हों। डिजिटल तो हों। जब वो हो जाते हैं और फिर ब्लॉकचेन पे लेकर आया जाता है, जैसे सऊदी अरब ने किया है या यूएई ने किया हुआ है। अच्छा। पाकिस्तान में ना एक और स्कैम चलता है। फर्ज करें कि आपको कोई लोन लेना है ना किसी बैंक हुँ, से या सपोजिटली किसी प्राइवेट लेंडर से, हुँ, तो वो आपको ना कोलैटरल दिखाना होता है, हुँ, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह। अब हुँ, उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप कोलैटरल प्लेज कर दें कि यार आप अपने पास रख लें प्रॉपर्टी के हुँ, पेपर्स, या तो दूसरा तरीका ये होता है कि उसकी कॉपीज़ बना के ना वो एक ही कोलैटरल 10 जगह पे अप्लाई करके लोन ले लेते हैं। सही है? हुँ, तो जो प्राइवेट लेंडर्स भी है ना, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है कि यार ये मैं कोलैटरल वेरीफाई कैसे करूँ? हुँ, तो ब्लॉकचेन इन सॉल्यूशंस का भी हल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट को सिर्फ डिजिटाइज करने में, हुँ, रियल एस्टेट के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस के हुँ, प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है। ये एक ओके। साइड है। अगर आप फर्ज करें कि अपनी ब्यूरोक्रेसी या गवर्नेंस को ऑपरेट करना चाहते हैं, हुँ, ब्लॉकचेन उसका भी सॉल्यूशन देती है। कौमी खजाने को भी ब्लॉकचेन पे ले आएँ। बिल्कुल। अब इसके केस में ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक ब्लॉकचेन्स यूज़ करें। हुँ, ब्लॉकचेन का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि एक जब आप क्लेम कर देंगे यानी हुँ, कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर देंगे, वो मिटा के नहीं लिखी जा सकती। हुँ, तो आप हमेशा देखें कि लीगल वो पत्थर सिस्टम पे लकीर वाला सीन है। हाँ, फ़र्ज़ करो कि आपसे गलत लिखी गई है, हुँ, तो आप जब मिटाओगे वो भी लिखा जाएगा। हुँ, एक्चुअल में ट्रांसपेरेंसी ये है। अभी तो हमारे हुँ, फाइल सिस्टम में यही होता है ना कि आपने फाइलें गुम कर दी, नई फाइल उठाई, आपने हुँ, पुराने पेपर प्रोड्यूस हुँ, किए, बैक डेट किया और कहानी चिपका दी। तो वो जो टाइम स्टैम्पिंग है ना, हुँ, वो ब्लॉकचेन देती है आपको कि बैक डेट नहीं कर पाओगे आप। तो आप सोच लें कि जिस-जिस बिज़नेस में ये मसला आता है वो सॉल्व करता है। तो मतलब मोटे-मोटे यूज़ केसेस जो पाकिस्तान सॉल्व कर सकता है। रियल अभी एस्टेट तक दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने किया है? यूरोप कर रहा है। नहीं, अभी तक किया किसी ने नहीं है। हाँ, नहीं-नहीं कर रहे हैं ना, अच्छा? जैसे रियल एस्टेट तो है ब्लॉकचेन पर। यूएई किया है, हुँ, हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स को कंसल्ट किया है ओके। कि जिसके केस में वो कंस्ट्रक्शन वाला जो एंगल है ना, उसको हुँ, ब्लॉकचेन पे लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, खासकर कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में। ठीक है। अमूमन होता ये है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है हुँ, वर्सेस जिसने कंस्ट्रक्शन हुँ, डेवलपर जिसने करवानी होती है, तो वो किसी को ठेका-ठोका देता है कि यार आप कर दें। हुँ, उसके पास ना कैपिटल होता नहीं है, हुँ, उसको अपना कैपिटल लगाना होता है। हुँ, तो उसके लिए आपके पास ना फाइनेंसिंग के काफ़ी सारे तरीके कार हुँ, एग्ज़िस्ट करते हैं। तो उस चीज़ के लिए इसको यूजुअली ये भी कहा जाता है कि कैपिटल रीफाइनेंसिंग कह रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं ब्लॉकचेन पर। नाइस। ये कंस्ट्रक्शन तो साइट है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अलावा किस-किस हेल्थ केयर है हेल्थ पाकिस्तान में। केयर ओके। हेल्थ केयर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हुँ, खासकर उस सेंस में, नॉट आपकी दवाइयों-शवाइयों वाले, हुँ, मशीनरी। मशीनरी। सही है, तो हेल्थ केयर की मशीनरी फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है, हुँ, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। हुँ, और दूसरा उसकी मेंटेनेंस एंड सारा कुछ मैनेज करना एक आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है। हुँ, तो ब्लॉकचेन इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है। एक आपकी मशीनरी की फाइनेंसिंग वगैरह-वगैरह, और दूसरा सबसे अहम ये है कि जो कस्टमर या पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं ना, हुँ, उसकी प्राइवेसी के लिए। ओके, हेल्थ केयर से आपके हेल्थ रिकॉर्ड से ज़्यादा सेंसिटिव कोई और चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो इसके ऊपर ना एक एग्जांपल भी है कि किसी एक बंदे को पता था कि ये इसको पेसमेकर लगा हुआ है जो हार्ट बीट हुँ, रेगुलेट करता है। हुँ, उसने पेसमेकर हैक करके उसको हार्ट अटैक देके मार दिया। ये हुँ, काफ़ी सारे केस हुए। यस, 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 तो यस। वो डेटा वाक़ई सेंसिटिव है, मैटर करता है, मतलब लाइफ एंड डेथ है। तो हुँ, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज़ कर सकते हैं, हम रियल एस्टेट को कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आपके स्टॉक्स हैं, आपके हुँ, पास स्कूक्स हैं, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि यार ये लाइसेंस या बैंक्स के अलावा कोई और नहीं कर सकता। जैसे अभी देखिए ना कि आपके पास पूल ऑफ लेंडर्स बैठे हुए थे, आप हुँ, अपनी फैमिली में आवाज़ लगाएँ, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पैसे देंगे जिसको आप हुँ, इन्वेस्ट करना चाहें। हुँ, हमारे यहाँ फैमिली ऑफिसेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, नए बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का नहीं है। हुँ, क्यों? क्योंकि वो लीगल या स्ट्रक्चर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लॉकचेन वो हुँ, स्टैंडर्ड सिस्टम दे सकती है आपको। तो ब्लॉकचेन की अगर किसी ने सही तरीके से ताकत जानी है वो 2 चीज़ों में, एक टाइम स्टैंपिंग कि हुँ, बैक डेट नहीं कर सकते। सबसे अहम स्टैंडर्डाइज़ेशन। हुँ, जब चीज़ें स्टैंडर्ड होती है ना,
वो बहुत आसान कर देती हैं। इसकी मिसाल आप ले लें, ERC20 टोकन है हम्म या SPL20 टोकन है सोलाना इथेरियम हम्म में। USDT भी ERC20 है, ओके बिलियन डॉलर्स रखे। एक स्टैंडर्ड आपने बना दिया ना, वो सब जगह इंटीग्रेट हो जाता बेंचमार्क हो जाता है है, वो बेंचमार्क हो जाता है। तो ब्लॉकचेन ना आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड दे देती है। ऐसे नहीं है कि उसके हम्म अंदर आते हैं, लोगों ने बना दिए हैं बट हम्म, बने हुए हैं। तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन-कौन से बिज़नेसेस होते हैं? यू कैन इमेजिन एनी बिज़नेस, वो ब्लॉकचेन से ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सकता है। ओके उसकी रीज़न एक है, आप जब नॉर्मल डिजिटाइज़ेशन पर जाते हैं ना, तो हम्म उसका जो स्ट्रक्चर है ना कि यार ये इसको डिजिटाइज़ कैसे हम्म करूँगा, वो बड़ा सब्जेक्टिव है। आप एक फ़र्म के पास जाएँ, वो आपको कोई और तरीका बताएगी। हम्म दूसरी फ़र्म के पास जाएँ, वो कुछ और बताएगी। ब्लॉकचेन एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर स्टैक है। ओके कॉन्सेप्ट्स उसके ना मिलते-जुलते हैं, तो वो सारे बिज़नेस को ईज़िली मैप कर लेता है। सुनने में आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट भी आपकी जो ये पूरा लैंड मैपिंग है कराची की उसको डिजिटल करना चाह रही है हाँ, मेरे ख्याल में इसके केस में एक एक तो फ़र्म वो है शायद। शायद ब्लॉकचेन ही हो बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम्म अगर डिजिटाइज़ करेगी तो हम्म टाइम स्टैम्पिंग के लिए ब्लॉकचेन के अलावा कोई बेस्ट चीज़ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर रखी जाए उसमें तो ट्रांसपेरेंसी इसके अलावा वो पर और अगर नहीं। उसमें भी कोई वो उन्होंने तो जब डेटा चढ़ा रहे होंगे ना, उसमें वो कर देंगे पूरी हाँ हिसाब-किताब। हाँ, क्योंकि वो उसको तो आप नहीं वेरीफ़ाई कर सकते हाँ हैं। हाँ वो डिजिटली नहीं वेरीफ़ाएबल। आप डेटा बैक फीड करते हुए जो गबन होंगे वो तो होंगे ही वो होंगे। लेकिन एक दफ़ा जो फीड हो जाएगा उसके बाद हाँ, फिर कुछ नहीं हो सकता फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ओके बस उसमें ये ऑप्शन डालें कि बैक डेट ना करने दें, क्योंकि हम्म पंजाब में जो सिस्टम है ना, वो हो जाता है मेरे ख़्याल में। जुगाड़ी लोग हैं ना हम कर लेंगे हाँ, ये बैक डेटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फिर तो फ़ायदा ही नहीं है फिर ना, फायदा फिर नहीं है आपने बस फाइल्स को डिजिटल किया हुआ है। स्कैन ग करके नेट हाँ, पे डाल दिया एग्ज़ैक्टली फिर और कुछ भी नहीं किया। तो ब्लॉकचेन ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती जाने से पहले यंगस्टर्स को जितना आपका एक्सपीरियंस है कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने एंड से है। 2 चीज़ें, एक कि ट्रेडिंग के मामलात में शॉर्टकट्स नहीं ढूँढ सकते आप, ठीक है और दूसरा कि अगर ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज़ को समझना है, तो ये शायद हमारे लिए ना अपनी फ्रीडम या अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज़ करने का ना एक तरीका है। ठीक है तो ब्लॉकचेन्स को या क्रिप्टो करेंसीज़ को ना इस एंगल से देखें कि ये आपको फ्री करती हैं, बट पॉजिटिव पॉज़िटिव वे में। बाकी जो ट्रेडिंग वाला एंगल है, दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी हर्टफुल, वेरी रिस्की एंड वेरी वेरी हर्टफुल रिस्की और बहुत ज़्यादा हर्ट सोच करता समझ के करें है। कोई हाँ, जल्दबाजी और शॉर्टकट्स ना दें एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मौज़म भाई इट वाज लवली हैविंग यू थैंक और हम यू, चाहेंगे कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें मज़ीद और इंशाल्लाह। कभी कल को अगर कभी हम लेते हैं कोई बिटकॉइन शिटकॉइन तो आपसे हम रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, इंशा